Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Ether Classes. In today's session we will discuss about types of electrodes. So electrodes की कौन-कौन सी types हैं? The first one is metal ion electrode. जो हमने गैल्वेनिक सेल में कॉपर और जिंक की इलेक्ट्रोड देखी थी वो मेटल आयन इलेक्ट्रोड का एग्जाम्पल है. नेक्स्ट वन इज गैस इलेक्ट्रोड. स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है, दैट इज एन एग्जाम्पल ऑफ गैस इलेक्ट्रोड. नेक्स्ट इज रिडॉक्स इलेक्ट्रोड. एंड फोर्थ वन इज metal insoluble salt, anion electrode. सो टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोड में हम 4 टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोड्स को डिस्कस करेंगे. मेटल आयन इलेक्ट्रोड, गैस इलेक्ट्रोड, रिडॉक्स इलेक्ट्रोड एंड मेटल इनसॉल्युबल सॉल्ट, एनायन इलेक्ट्रोड. सो वन बाय वन हम इनको डिस्कस करना शुरू करते हैं. इनमें इनकी सेल रिएक्शन और किस तरह से इनको रिप्रेजेंट करेंगे वो हम अभी डिटेल में देखते हैं. सो द फर्स्ट वन इज मेटल आयन इलेक्ट्रोड. इसमें क्या होता है कि एक मेटल की इलेक्ट्रोड होगी और उसी मेटल की इलेक्ट्रोड को हमने उस मेटल के सॉल्यूशन में डिप किया होगा. फॉर एग्जाम्पल ये इलेक्ट्रोड है जिंक और इसको हमने जिंक के सॉल्यूशन में मिक्स किया है, दैट इज जिंक 2 पॉजिटिव. सो दिस इज मेटल आयन इलेक्ट्रोड. यहाँ पे हम दूसरा एग्जाम्पल ये ले सकते हैं कि कॉपर की इलेक्ट्रोड है, उसको हमने कॉपर 2 पॉजिटिव के सॉल्यूशन में डिप किया है. या फिर लेड की इलेक्ट्रोड है और उसको हमने लेड 2 प्लस के सॉल्यूशन में डिप किया है. जो नॉर्मली हम गैल्वेनिक सेल में पढ़ते हैं जिंक और कॉपर की इलेक्ट्रोड, वो क्या होती है मेटल आयन इलेक्ट्रोड का एग्जाम्पल है. सो इस तरह से जो ये इलेक्ट्रोड है, अगर इसकी हम सेल रिप्रेजेंटेशन देखें सो वो क्या होंगी, जिंक सॉलिड जो इलेक्ट्रोड है इज डिप इनटू जिंक 2 पॉजिटिव सॉल्यूशन. जो भी सॉल्यूशन है उसकी कॉन्सेंट्रेशन, यहाँ पे हमने एक्वस मेंशन किया है. अगर कॉन्सेंट्रेशन गिवन होगी तो जो सॉल्यूशन है उसकी कॉन्सेंट्रेशन. ये क्या रिप्रेजेंटेशन है, दिस इज फॉर एनोड. सो ये ऑक्सीडेशन की है. अगर इसी का रिडक्शन लिखना होगा तो जिंक 2 पॉजिटिव एक्वस जिंक solid. So this is the representation. और अगर हमें इसकी रिएक्शन लिखनी है so अगर रिएक्शन होगी एट एनोड, सो एनोड के ऊपर क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा, मींस जिंक सॉलिड है, दैट इज कन्वर्टेड इनटू जिंक 2 पॉजिटिव एक्वस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स. और एट कैथोड अगर ये जो इलेक्ट्रोड है जिंक की जो हमने इलेक्ट्रोड ली है, अगर इसने कैथोड का काम किया है सो रिएक्शन क्या हो जाएगी, जिंक 2 प्लस एक्वस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स गिव्स राइज टू जिंक. सो इस तरह से हम सेल रिप्रेजेंटेशन में भी देख सकते हैं. अगर ई नोट देखना है सो ई नोट अगर रिडक्शन का लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, Zn2 प्लस Zn. और अगर ई नोट है वो ऑक्सीडेशन का लिखना है सो दैट विल बी जिंक 2 प्लस. सो यहाँ से हमने क्या देखा कि सेल रिप्रेजेंटेशन, दिस इज फॉर ऑक्सीडेशन, दिस इज फॉर रिडक्शन. अगर जिंक और जिंक 2 प्लस जो आयंस हैं, इनकी जो इलेक्ट्रोड जो हमने ये पूरा सेटअप रेडी किया है, अगर ये एनोड की तरह एक्ट करेगा तो उसकी रिएक्शन हम इस तरह से लिखेंगे, मतलब ऑक्सीडेशन लिखेंगे. अगर कैथोड की तरह एक्ट करेगा तो हम उसका रिडक्शन लिखेंगे. दिस इज रिडक्शन पोटेंशियल, दिस इज स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल और दिस इज स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल. सो इस तरह से मेटल आयन में कोई भी मेटल है वो अपने आयन की, कोई भी मेटल की इलेक्ट्रोड है दैट इज डिप इनटू इट्स आयन. तो इसमें हम कॉपर का भी एग्जांपल ले सकते हैं, लेड का भी एग्जांपल ले सकते हैं. उनकी रिप्रेजेंटेशन इस तरह से है. Next is metal sparingly soluble metal salt and anion electrode. इसमें क्या करेंगे, मेटल लेंगे
और उस मेटल का जो सॉल्ट होगा, स्पेरिंगली सोल्यूबल सॉल्ट है, उसके कांटेक्ट में रखेंगे। सो दिस इज द मेटल इलेक्ट्रोड, और यहाँ पे जो मेटल का स्पेरिंगली सोल्यूबल सॉल्ट है वो उसके कांटेक्ट में होगा। एंड दिस कंप्लीट इलेक्ट्रोड इज डिप इनटू द सॉल्यूशन, और उस सॉल्यूशन के अंदर जो आयन है, मतलब जो एनायन है, that must be common to the anion of the insoluble salt। जैसे अगर हमने सिल्वर की इलेक्ट्रोड ली, उसको कांटेक्ट में रखा AgCl जो सॉल्यूशन है उससे, और जो एनायन है वो हमने क्लोराइड लिया। एनायन क्लोराइड इसलिए लिया क्योंकि जो सॉल्ट है, सॉल्ट के अंदर जो एनायन है उसके जैसा कॉमन एनायन लेना है सॉल्यूशन। सो इस तरह से क्या किया है कि सिल्वर की इलेक्ट्रोड ली है, उसके ऊपर AgCl है, उसका डिपोजिशन करके जो पूरा इलेक्ट्रोड बन गई, और दैट होल इलेक्ट्रोड इज इन कांटेक्ट विद द एनायन कॉमन टू द एनायन प्रेजेंट इन द सॉल्ट। अब यहाँ से अगर इसको हम रिप्रेजेंट करें, ये जो इलेक्ट्रोड है, अगर इसका रिडक्शन पोटेंशियल लिखें या इसकी रिएक्शन लिखें, मेन है इसकी रिएक्शन किस तरह से लिखेंगे, तो अगर हमें रिडक्शन रिएक्शन लिखनी है, सो हम यहाँ से क्या देख सकते हैं कि सिल्वर क्लोराइड है, उसमें ऑक्सीडेशन स्टेट +1 है, और सिल्वर है उसमें ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है। सो दिस इज द रिडक्शन रिएक्शन। नाउ यहाँ से क्या करना है कि जो मेटल है और जो एनायन है उनको एक तरफ लिखना है, और जो सॉल्ट है उसको एक तरफ लिखना है। सो रिडक्शन है तो मतलब सॉल्ट तो लेफ्ट हैंड साइड में आ गया, और अब जो मेटल है उधर ही क्या आ जाएगा, क्लोराइड आएगा। सो क्लोराइड, और अब चार्ज बैलेंस करना है, यहाँ पे एक नेगेटिव चार्ज है, सो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। अगर इसकी हम नर्स्ट इक्वेशन लिखें, सो E will be E naught for this particular reaction minus 0.059 divided by N is 1 log concentration of silver ion, concentration of silver, solid silver, concentration of chloride divided by AgCl। यहाँ पे जो AgCl है वो क्या होगा, ये सॉलिड है, दिस AgCl इज सॉलिड। सो ये क्या है, सॉल्ट है, सो इसकी कॉन्सेंट्रेशन भी हम 1 अज्यूम करेंगे, और जो सिल्वर है इसकी कॉन्सेंट्रेशन भी हम 1 अज्यूम करते हैं। जब भी कोई प्योर सॉलिड गिवन होगा उसकी कॉन्सेंट्रेशन हम यूनिटी लेते हैं। सो 1 log, यहाँ से क्या आ गया, दिस इज इक्वल टू क्लोराइड। सो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, इसका नर्स्ट इक्वेशन भी लिख सकते हैं। इसी तरह से और भी रिएक्शन हो सकती है, जैसे मरकरी है, मरकरी सॉलिड का हमने इलेक्ट्रोड बनाया, उसको मरकरी के इस सॉलिड जो सॉल्ट है इसके कांटेक्ट में रखा, और कॉमन आयन कौन सा है, कॉमन एनायन ऑफ द सॉल्ट इज क्लोराइड। सो क्लोराइड के हमने सॉल्ट में, क्लोराइड के सॉल्यूशन में डिप किया है। सो इस तरह से इसको भी हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगर इसकी ऑक्सीडेशन रिएक्शन रिप्रेजेंट करनी होगी, ये जो हमने ई सेल निकाला है, दिस इज फॉर रिडक्शन, क्योंकि हमने इस पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए निकाला है। लेकिन अगर ऑक्सीडेशन होगा तो हम इसको लिख सकते हैं सिल्वर 0 प्लस क्लोराइड गिव्स राइज टू AgCl प्लस इलेक्ट्रॉन। जो ऊपर जो रिएक्शन है वो क्या हो जाएगी, इसकी रिवर्स हो जाएगी। सो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, अगर मेटल इनसॉल्युबल सॉल्ट एनायन इलेक्ट्रोड है तो उसको इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे। इसमें जो मेन पॉइंट था वो क्या था कि सॉल्ट है उसको एक तरफ रखेंगे रिएक्शन लिखते टाइम, और जो इलेक्ट्रोड है जैसे मेटल और जो एनायन है उसको एक तरफ रखेंगे, ताकि रिएक्शन इजीली लिखी जा सके। नर्स्ट इक्वेशन को हम इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे। नाउ नेक्स्ट वन इज रिडॉक्स इलेक्ट्रोड। इसमें क्या करेंगे, हम एक प्लैटिनम की इलेक्ट्रोड लेंगे। सो प्लैटिनम वायर है, दैट इज डिप इनटू अ सॉल्यूशन, और उस सॉल्यूशन के अंदर हम क्या करेंगे, वो आयंस रखेंगे जो रिडॉक्स रिएक्शन शो करते हैं, जैसे SN2+ और SN4+। इस तरह से हम लिख सकते हैं। या फिर प्लेटिनम के इलेक्ट्रोड लेंगे और उसको जो आयन है वो आयन लेंगे Fe2+ और Fe3+, मतलब सॉल्यूशन इनका बनाएंगे, उसके अंदर प्लेटिनम की इलेक्ट्रोड है उसको डिप करेंगे। सो ये इस तरह से रिडॉक्स इलेक्ट्रोड की क्या होती है, फॉर्मेशन होती है। यहाँ से ये क्या शो की है हमने, ऑक्सीडेशन की, मतलब एनोड के लिए शो की है। अगर इसी का कैथोड के लिए शो करना होगा सो SN4+, SN2+ और प्लेटिनम सॉलिड। यहाँ से
और सिमिलरली यहाँ से Fe3 प्लस Fe2 प्लस प्लेटिनम सॉलिड। यहाँ से जो एक एग्जाम्पल ले लेते हैं प्लेटिनम का। सो Sn4 प्लस Sn2 प्लस और प्लेटिनम सॉलिड, मतलब टिन का एग्जाम्पल लिया है इस एग्जाम्पल। इसके लिए अगर हम रिडक्शन रिएक्शन लिखें, सो रिडक्शन रिएक्शन विल बी Sn4 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स gives rise to Sn2 प्लस। नाउ अगर ये जो रिएक्शन है इसके लिए हम E कैलकुलेट करते हैं, सो दैट विल बी इक्वल टू E नोट माइनस 0.059 डिवाइडेड बाय n इज इक्वल टू 2 log concentration of product, that is Sn2 plus divided by concentration of reactant। so इस तरह से हम इसका क्या कर सकते हैं, रिडक्शन अगर लेंगे तो इस तरह से रिएक्शन लिख सकते हैं। और अगर ऑक्सीडेशन होगा तो क्या होगा, Sn2 plus is converted into Sn4 plus 2 electrons, E is equal to E naught minus 0.059 divided by 2, और यहाँ से क्या हो जाएगा, log प्रोडक्ट क्या है इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग, Sn4 प्लस की कॉन्सेंट्रेशन डिवाइड बाय Sn2 प्लस की कॉन्सेंट्रेशन। सो अगर ये रिडॉक्स इलेक्ट्रोड है, वो कैथोड है या एनोड है, तो उसको हम, अगर कैथोड है तो रिडक्शन रिएक्शन शो करके नस्ट इक्वेशन ऐसे लिख सकते हैं, अगर एनोड है तो ऑक्सीडेशन शो करके नस्ट इक्वेशन इस तरह से लिख सकते हैं। इसी में जो अनदर एग्जांपल है वो प्लेटिनम की इलेक्ट्रोड को डिप किया है हमने Fe3 प्लस और Fe2 प्लस के सॉल्यूशन में। सो दिस इज आल्सो एन एग्जांपल ऑफ रिडॉक्स इलेक्ट्रोड। इसमें अगर हम रिडक्शन लिखते हैं, सो रिडक्शन क्या होगा, रिडक्शन विल बी Fe3 प्लस है, दैट इज कन्वर्टेड इनटू Fe2 प्लस। अगर इसके लिए नस्ट इक्वेशन लिखते हैं, सो E इज इक्वल टू E नोट माइनस 0.059 डिवाइडेड बाय 1 log concentration of product, that is Fe2 plus divided by concentration of reactant। अगर ऑक्सीडेशन के लिए अगर ये रिएक्शन लिखते हैं, तो क्या होगा, Fe2 plus is converted into Fe3 plus plus इलेक्ट्रॉन, और यहाँ से अगर हम हाफ सेल रिएक्शन नस्ट इक्वेशन की फॉर्म में लिखें, सो E is equal to E नोट माइनस 0.059 डिवाइडेड बाय 1 log ऑफ प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन, दैट इज Fe3 प्लस डिवाइडेड बाय Fe2 प्लस कंसंट्रेशन। सो इस तरह से रिडॉक्स में क्या होगा, प्लेटिनम की जो इलेक्ट्रोड है उसको हम उस सॉल्यूशन में डिप करेंगे जिसके अंदर 2 आयंस होंगे एक ही मेटल के, दोनों आयंस एक ही मेटल के होने चाहिए जो डिफर करते हैं एक दूसरे से इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट में। जैसे ये भी टिन का आयन है और दिस इज आल्सो आयन ऑफ टिन +2 और +4 ऑक्सीडेशन स्टेट। यहाँ पे भी आयरन के ही आयन है Fe2 प्लस और Fe3 प्लस। गैस इलेक्ट्रोड, सो गैस इलेक्ट्रोड है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें हम मेनली पढ़ते हैं स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट इलेक्ट्रोड। इसमें क्या करते हैं हम कि एक सॉल्यूशन लेंगे और यहाँ पे प्लेटिनम का जो वायर है, दिस इज प्लेटिनम वायर, दिस इज प्लेटिनम वायर। यहाँ से क्या करेंगे, H2 गैस है उसकी एंट्री कराएंगे एट प्रेशर P एटमॉस्फेयर H2 गैस है उसका प्रेशर है। जब स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड लेते हैं उस टाइम पे जो प्रेशर होगा वो कितना होगा, दैट विल बी 1 एटमॉस्फेयर। सो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, 1 एटमॉस्फेयर। और ये जो सोल्यूशन होगा, इस सोल्यूशन में क्या होगा, आयन होगा, H2 इलेक्ट्रोड है, सो जो आयन होगा वो किसका होगा, H प्लस का होगा। अगर यहाँ से हम Cl2 गैस एंट्री कराते हैं तो आयन क्या होगा, क्लोराइड आयन होगा। ठीक है, तो यहाँ से हमने क्या देखा, जो H प्लस जो लिया है मेनली हम HCl की फॉर्म में ले लेते हैं। सो इसकी कॉन्सेंट्रेशन हम क्या लिखते हैं, 1 मोलर फॉर स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के लिए हम प्रेशर कितना लेते हैं H2 गैस का, 1 एटमॉस्फेयर, और कॉन्सेंट्रेशन जो सॉल्यूशन है उसमें जो H प्लस आयन उसकी कॉन्सेंट्रेशन कितना लेंगे, 1 मोलर लेंगे। यहाँ से दिस इज द इम्पोर्टेंट पॉइंट,
यहाँ पे ये क्या है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन। नाउ क्या करते हैं कि जैसे H2 गैस को यहाँ पे एंट्री कराएंगे, H2 गैस को जब इसके अंदर एंटर कराएंगे, देन व्हाट हैपेंस इज कि जो H2 गैस है वो यहाँ पे आएगी, दिस इज प्लेटिनम ब्लैक गैस है, वो इसके अंदर आएगी और यहाँ पे क्या होगी, बबलिंग शुरू होगी। सो जो एक्सेस H2 गैस होगी दैट विल बी एब्सॉर्ब ऑन दिस, सो दिस प्लेटिनम ब्लैक एब्सॉर्ब्स द H2 गैस। नाउ क्या होगा, ये पूरी इलेक्ट्रोड डिजाइन हो गई। इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, प्लेटिनम सॉलिड H2 गैस H प्लस, इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं। यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन अगर 1 एटमॉस्फेयर है तो 1, यहाँ पे ये आयन है तो इसकी कॉन्सेंट्रेशन कितनी होगी, 1 मोलर। सो दिस विल बी 1 मोलर। अब इसके लिए अगर हम रिएक्शन लिखें, अगर हम रिडक्शन रिएक्शन लिखें, तो रिडक्शन में क्या होगा, H प्लस आयन है प्लस इलेक्ट्रॉन गिव्स राइज टू H2। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, हाफ H2 लिख लेते हैं, हाफ H2 गैस। अगर ऑक्सीडेशन होगा तो यही रिएक्शन रिवर्स हो जाएगी। और अगर हम इसका E लिखते हैं, सो E सेल विल बी E नोट माइनस 0.059 divided by n log of, प्रोडक्ट में क्या है, H2 गैस है, सो यहाँ पे हम प्रेशर मेंशन करेंगे, प्रेशर ऑफ H2 गैस, और उसका कोफिशिएंट कितना है, 1/2। सो पावर में आ जाएगा कोफिशिएंट, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस। ना जो H2 गैस है इसको हम स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड बोलते हैं, क्योंकि इसका जो E नोट है वो हम कितना लेते हैं, 0.00 वोल्ट। दिस इज द स्टैंडर्ड E नोट। नाउ यहाँ से जो मेन पॉइंट है कि अगर प्रेशर हम 1 एटमॉस्फेयर लें और H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन को वेरी करें, सो प्रेशर अगर 1 एटमॉस्फेयर लेंगे सो E विल बी, E नोट कितना हो गया, 0 हो गया, माइनस 0.059। जो अबव इक्वेशन थी इसके अकॉर्डिंग हम क्या लिख सकते हैं, N इज इक्वल टू 1 लोग प्रेशर अगर 1 है और यहाँ से H प्लस की कोई कॉन्सेंट्रेशन हमें गिवन है, जैसे 0.2 मोलर, 0.3 मोलर या 10⁻⁻² मोलर, मतलब 1 मोलर को छोड़कर अगर कोई भी कॉन्सेंट्रेशन गिवन है तो उस टाइम पे हम यहाँ पे 1 प्लस ये H प्लस रिप्रेजेंट करेंगे। नाउ log क्या होता है, log 1/H प्लस, इसको हम क्या लिख सकते हैं, माइनस log H प्लस, क्योंकि यहाँ से क्या होगा, इसको अगर लिखेंगे तो H प्लस की पावर -1 आगे आ जाएगा, सो दिस वन विल बी, और ये क्या हो गया, दिस इज इक्वल टू pH। तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं, E इज इक्वल टू 0.059 इंटू pH, दिस इज माइनस। सो ये एक फॉर्मूला है जिससे अगर हमें pH गिवन है तो हम E सेल निकाल सकते हैं, और अगर E सेल गिवन है तो हम pH यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं। ना जो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है इसको हम रेफरेंस इलेक्ट्रोड लेते हैं। अगर हमें किसी इलेक्ट्रोड है और किसी इलेक्ट्रोड का कोई अननोन इलेक्ट्रोड है और उसका पोटेंशियल कैलकुलेट करना है, तो हम क्या करेंगे, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को कैथोड बना देंगे या फिर एनोड बना देंगे, और जो मतलब स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को नॉर्मली कैथोड बनाएंगे और जो दूसरी इलेक्ट्रोड है उसको एनोड बनाएंगे, और एक्सपेरिमेंटली उसका E सेल है वो कैलकुलेट कर लेंगे, मतलब E नोट है जो एक्सपेरिमेंटली उसका कैलकुलेट कर लेंगे पूरे सेटअप का। अब E नोट क्या होता है, E नोट इज इक्वल टू E नोट कैथोड माइनस E नोट एनोड। सो अगर हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है, दिस इज अगर स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, सो ये कितना हो गया 0, और अगर E नोट जो कैलकुलेट किया है वो अगर X आया है तो माइनस E नोट एनोड। तो जो एनोड की जो रिएक्शन है उसका रिडक्शन पोटेंशियल आ जाएगा हमारे पास में -X वोल्ट। सो इस तरह से स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का हम यूज करते हैं फॉर द कैलकुलेशन ऑफ अनदर, फॉर द कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रोड स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ द अनदर इलेक्ट्रोड। नाउ गैस इलेक्ट्रोड के अंदर हमने एक तो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को डिस्कस किया है, एक इसी के अंदर हम क्या कर सकते हैं, क्लोरीन की इलेक्ट्रोड को भी यूज कर सकते हैं, मतलब क्लोरीन भी यूज कर सकते हैं। क्लोरीन के लिए क्या करेंगे कि जो हमने सोल्यूशन लिया है क्लोरीन का, हम ये लिख सकते हैं कि प्लेटिनम की इलेक्ट्रोड हो गई,
क्लोराइड आयन हो गए, क्लोराइड गैस Cl2 गैस हो गई और आयन क्या हो गया, क्लोराइड आयन। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का जब pH कैलकुलेट करते हैं तो एक तो हमें ये चीज माइंड में रखनी है, मतलब अगर हमें नर्स्ट इक्वेशन लगानी आती तो हमें जरूरी नहीं कि ये फॉर्मूला याद रखना हो, इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। सेकंड जो पॉइंट है कि जो H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन है वो इम्पोर्टेंट है। जैसे यहाँ पे HCl था, HCl है वो एक ही इक्विवेलेंट है, वो H प्लस देगा, तो 1 मोलर था तो यहाँ से 1 ही H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन आ गई। लेकिन अगर यहाँ H2SO4 होता तो उस टाइम पे क्या सिचुएशन होती, इसको अभी हम आगे डिस्कस करते हैं। जैसे क्वेश्चन ले सकते हैं, प्लेटिनम सॉलिड H2 गैस है, इसका प्रेशर है 1 एटमॉस्फेयर, H2SO4 0.05 मोलर, और जो सेकंड इलेक्ट्रोड है वो हम कॉपर इलेक्ट्रोड ले लेते हैं, कॉपर 2 पॉजिटिव है, 0.1 मोलर कॉपर सॉलिड, और E नोट गिवन है, E नोट कॉपर 2 पॉजिटिव कॉपर दैट इज 0.34 वोल्ट, और E नोट स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का हमें ऑलरेडी नोन है। सो यहाँ से हम क्या देखते हैं कि दिस इज कैथोड एंड दिस इज एनोड। नाउ यहाँ से सॉल्व करते हैं। सो एट एनोड रिएक्शन क्या होगी, ऑक्सीडेशन होगा। सो H2 half H2 gives rise to H plus plus electrons, या फिर हम इसको ऐसा लिख सकते हैं H2 गैस gives rise to 2H plus plus 2 electrons. Now at an cathode पे रिएक्शन क्या होगी, कॉपर 2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स gives rise to कॉपर। दोनों रिएक्शंस को अगर ऐड करेंगे तो रिएक्शन क्या आ गई, फाइनली H2 गैस प्लस कॉपर 2 पॉजिटिव gives rise to कॉपर प्लस 2H प्लस। ना यहाँ से अगर हम N लिखे तो N will be equal to 2। ना जो H2SO4 गैस है वो डिसोशिएट करता है, gives rise to 2H plus plus 2 electrons। So H2SO4 है, एक H2SO4 है, उसकी कॉन्सेंट्रेशन कितनी है, 0.5 मोलर, और अगर यहाँ से H2SO4 से हाइड्रोजन कितने मिले हैं, 2 हाइड्रोजन। So यहाँ से कितनी होगी हाइड्रोजन की कॉन्सेंट्रेशन, 2 times of 0.05, so this will be 0.01, sorry this point will be 0.1 molar concentration of H plus। so H plus की concentration कितनी आ गई, 0.1 मोलर। ना यहाँ से सॉल्व कर लेते हैं इसको, E is equal to E naught minus 0.059 divided by 2 log concentration of copper H plus की concentration square divided by concentration of copper 2 positive, और हाइड्रोजन है सो प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन गैस। नाउ E नोट सेल कितना आएगा, E नोट सेल दिस विल बी इक्वल टू E कैथोड माइनस E नोट एनोड, एनोड क्या है, हाइड्रोजन है, सो दिस विल बी 0, तो ये कितना आ गया, E नोट कैथोड। सो दिस विल बी इक्वल टू 0.34, क्योंकि E नोट कैथोड क्या है, कॉपर है, और कॉपर का कितना है, 0.34 वोल्ट। So this will be equal to 0.34 volt minus 0.059 divided by 2 log कॉपर सॉलिड है, उसकी कॉन्सेंट्रेशन 1 हो गई, हाइड्रोजन है H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन कितनी है, 10⁻⁻1, सो इसका स्क्वायर, कॉपर 2 पॉजिटिव की कॉन्सेंट्रेशन कितनी है, 10⁻⁻1, और प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन गैस कितना है, 1 एटमॉस्फेयर। यहाँ से इसको कैलकुलेट करेंगे, 10⁻⁻1, so E is equal to 0.34 minus 0.059 divided by 2, this will be minus 1 log 10,
सो यहाँ से क्या लिखेंगे 0.34 प्लस 0.5059 डिवाइडेड बाई 2 इंटू log 10 कितना हो गया 1। यहाँ से जब इसको कैलकुलेट करते हैं तो ये वैल्यू कितनी आती है, now this value comes out to be 0.3695 वाट। सो यहाँ से जो इम्पोर्टेंट पॉइंट था वो क्या था कि जो हाइड्रोजन है उसकी कॉन्सेंट्रेशन मेंशन करना। पहले जो H2SO4 0.05 मोलर था, इसको डिसोशिएट करेंगे, यहाँ से हाइड्रोजन की कॉन्सेंट्रेशन निकालेंगे, 2H प्लस है, सो दिस विल बी दिस वन। तो हाइड्रोजन की कितनी कॉन्सेंट्रेशन होगी 0.1। उसके बाद जो हमने नर्स्ट इक्वेशन बनाई है उसके अंदर हम वैल्यू पुट करके इसको सॉल्व करेंगे। Now next question, अगर ये इलेक्ट्रोड गिवन है H2 Pt H2 गैस, this is 1 atmosphere and H2SO4, अगर ये हाफ इलेक्ट्रोड भी गिवन है और यहाँ पे इसकी pH मेंशन है that is 10, सॉरी दिस इज स्ट्रॉन्ग एसिड, सो pH अगर इसकी गिवन है 3, अगर इसकी pH हम ले लेते हैं कि 3 गिवन है, सो इसमें हमें E कैलकुलेट करना है। सो E नोट इस इक्वेशन क्या होगा, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है, सो E नोट विल बी 0। नाउ अगर यहाँ से रिडक्शन पोटेंशियल मतलब रिडक्शन रिएक्शन लिखें, so that will be equal to H plus electron gives rise to H2, half H2. Now E is equal to E naught minus 0.059 divided by N. N is 1 log H2 pressure power half H plus. Now E naught is 0, so E is equal to 0 minus 0.059 divided by 1 log 1 upon H plus. So this 1 upon H plus कितना है, this is pH. So E naught क्या हो जाएगा, pH की वैल्यू यहाँ से पुट कर सकते हैं 0.059, pH is equal to 3, हमें क्वेश्चन में 3 pH गिवन है, so this will be this one, so the E will be minus 0.117 वॉट। अगर इसको क्वेश्चन में देते हैं तो मैं मेंशन करेंगे कि कैथोड है या एनोड है, लेकिन अगर इस तरह से कुछ गिवन है तो हम इसको कैथोड करके इजीली कैलकुलेट करके देख सकते हैं। मतलब हम यहाँ पे क्या करेंगे, रिडक्शन ले लेते हैं, रिडक्शन रिएक्शन से जिसका E है वो कैलकुलेट करेंगे। E naught of cell is the electrode potential at standard condition, that is temperature होना चाहिए 298 Kelvin, concentration है that must be 1 molar। तो जो E naught था वो स्टैंडर्ड कंडीशन के ऊपर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल था, लेकिन अगर हमें सिर्फ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैलकुलेट करना है एट एनी डिफरेंट टेम्परेचर or at any different concentration, so that will be represented by E cell। और डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशन का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के ऊपर क्या इफेक्ट होगा, किस तरह से इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वेरी करेगा, दैट विल बी डिस्कस इन नर्स्ट इक्वेशन। सो नर्स्ट इक्वेशन हमें रिलेशन देती है बिटवीन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एट any concentration and temperature। now जो नर्स्ट इक्वेशन है that is equal to E is equal to E naught, this is E cell that is equal to E naught cell minus
0.059 N log of Q. Q is reaction quotient. Suppose this is the reaction A plus B 2 positive gives rise to B plus A 2 positive. So इस reaction में this is oxidation and the another one is reduction. So अगर oxidation reaction लिखेंगे, so at anode reaction will be A gives rise to A2 plus 2 electrons, and at cathode reaction will be B2 plus 2 electrons gives rise to B. यहाँ से overall अगर equation लिखते हैं, so that will be A plus B2 plus gives rise to A2 plus B. Then reaction quotient will be concentration of product raised to power their coefficient divided by concentration of reactant raised to power their coefficient. So product है A2 positive, B, reactant is A and B 2 positive. नहीं, यहाँ से अगर A भी solid है and B भी solid है, so इनकी concentration will assume 1. So इस तरह से हम reaction quotient को calculate करेंगे. Now ये जो reaction है, this reaction is initially ये जो reaction यहाँ पे given है, this is at temperature 298 Kelvin. Otherwise जो standard equation है, that standard equation is E cell is equal to E node cell minus 2.303 RT NF log base 10 Q. So यहाँ से हम क्या देखते हैं कि अगर टेम्परेचर है that is equal to 298 Kelvin, R gas constant is equal to 8.314 Joule per Kelvin per mole, and Faraday, that is 1 Faraday, that is equal to 96500 Coulomb per mole. 1 Faraday हम already define कर चुके हैं. This is the charge on 1 mole of electrons. So अगर इनकी value हम यहाँ place करते हैं इस equation में, so this equation comes out to be E cell is equal to E node cell minus 2.303, R is 8.314, temperature is 298 divided by N into 96500 log Q. Now this E cell will be equal to E node cell माइनस यहाँ से ये जितनी भी वैल्यू प्लेस की है, अगर इसको हम कैलकुलेट करते हैं, सो दिस कम्स आउट टू बी 0.059 डिवाइडेड बाय n log 10 base Q. n is number of electrons transferred. Q हम कैसे कैलकुलेट करेंगे वो हमने इस एग्जाम्पल से देख लिया है. और n किस तरह से कैलकुलेट करेंगे, सो जो कैथोड और जो एनोड की जो रिएक्शंस है, इन दोनों रिएक्शंस के अंदर अल्टीमेटली इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर कितना हुआ है. यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन्स था, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन जो कैंसिल आउट हुए हैं, सो n विल बी 2. सो इस तरह से हम नर्स्ट इक्वेशन को सॉल्व करेंगे. नाउ द डेरिवेशन ऑफ नर्स्ट इक्वेशन को किस तरह से हम डेराइव कर सकते हैं. सो उसके लिए डेल्टा G इज इक्वल टू डेल्टा G नोट प्लस RT ln Q. This is the thermodynamic equation. इसमें del G है, that is equal to standard Gibbs T energy plus R into T into log E base Q. Now इस equation में
हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, डेल जी इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई होता है एंड डेल्टा जी नॉट विल बी minus NF E naught. So if this is for del G for a cell, then this will be represented like this. So del G naught, del G cell is equal to del G naught cell plus RT log E base Q. Now यहाँ से अगर वैल्यू प्लेस करते हैं, so this will be equal to NF E cell, this will be NF E naught cell plus RT natural log Q. now यहाँ से क्या कर सकते हैं हम, NF से पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर सकते हैं माइनस NF से. so E cell will be E naught cell, अगर NF से डिवाइड करेंगे so this is NF E naught cell plus RT natural log Q, this will be minus NF. so यहाँ से this equation comes out to be E naught cell minus RT divided by NF natural log Q. now this ln Q natural log Q, that is equal to 2.303 log 10 base Q. so अगर ये वैल्यू हम यहाँ पे प्लेस करेंगे, so this equation comes out to be E cell is equal to E naught cell minus RT into 2.303 divided by NF multiply by log 10 base Q. this is E cell is equal to E naught cell minus 2.303 RT NF log 10 base Q. so ये इक्वेशन हमने अभी ऑलरेडी डिस्कस की है. so this is नर्स्ट इक्वेशन. अगर यहाँ पे टेम्परेचर हम 298 केल्विन प्लेस करते हैं, गैस कांस्टेंट 8.314 प्लेस करते हैं, 1 फैराडे इज 96500 प्लेस करते हैं, so this equation comes out to be E cell is equal to E naught cell minus 0.059 divided by N log 10 base Q. so ये दोनों क्या है, नर्स्ट इक्वेशन है. दिस इज द स्टैंडर्ड वर्जन. और अगर हम टेम्परेचर 298 केल्विन रखते हैं, R is 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल and 1 Faraday that is equal to 96500 कूलम पर मोल. तो यहाँ से ये इक्वेशन हमें ऑब्टेन होगी. सो ये दोनों क्या है, नर्स्ट इक्वेशन की रिप्रेजेंटेशन. ना जो नर्स्ट इक्वेशन हमने डिस्कस की है, उसी के बेसिस के ऊपर हम कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे. सो द फर्स्ट न्यूमेरिकल इज व्हाट इज द सेल पोटेंशियल ऑफ द इलेक्ट्रोकेमिकल सेल in which the cell reaction is this one. So this is the cell reaction, that is Pb2 plus cadmium gives rise to Pb plus cadmium 2 plus. So यहाँ से first of all यहाँ से हम at anode और at cathode की रिएक्शन लिखेंगे. So at anode क्या होगा, ऑक्सीडेशन हुआ. So ऑक्सीडेशन यहाँ पे किसका हुआ है, कैडमियम का, और रिडक्शन हुआ है लेड का. So this is reduction. Oxidation reaction क्या होगी, cadmium gives rise to cadmium 2 plus 2 electrons, और at cathode the reaction will be reduction reaction, that is Pb2 plus 2 electrons gives rise to Pb. दोनों reactions को अगर हम add करते हैं, then what will be the cell reaction, that will be cadmium plus Pb2 plus gives rise to cadmium 2 plus lead.
ना यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन कैंसल आउट हुए हैं दैट कितने हुए हैं 2 इलेक्ट्रॉन, सो n विल बी 2। जो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से दोनों सेल के अंदर ट्रांसफर हुए हैं जो कैंसिल आउट हुए वो कितने हैं 2। तो यहाँ से Q कैलकुलेट करेंगे, सो Q विल बी concentration of product raised to power their coefficient divided by concentration of reactants raised to power their coefficient. So product है cadmium 2 plus lead, this is cadmium and lead 2 plus. Now cadmium और जो lead है वो solid है, जो cadmium और lead है उसकी हमने इलेक्ट्रोड डिजाइन की है, so ये solid है, तो solid की concentration कितनी होगी हम 1 assume करेंगे, so this is 1 and this is also 1. Now Q will be equal to concentration of cadmium 2 plus divided by concentration of Pb 2 plus. Now concentration of cadmium is 0.02 and concentration of Pb, that is lead, that is equal to 0.2. So this comes out to be 10 raised to power minus 1. नाउ जो नर्स्ट इक्वेशन है वो क्या होती है, E सेल इज इक्वल टू E नोट सेल माइनस टेम्परेचर 298 केल्विन है और वी कैन सी दैट 25 डिग्री सेल्सियस है, सो हम ये नर्स्ट इक्वेशन यूज कर सकते हैं। E सेल इज इक्वल टू E नोट सेल माइनस 0.059 डिवाइडेड बाय n log 10 base Q. Now E node cell is given, that is 0.277 minus 0.059 n हमने कैलकुलेट किया है यहाँ पे, so n is equal to 2 log 10 raised to power minus 1. यहाँ से this one will be equal to E cell, that is equal to 0.277 minus 0.0592 log 10 बेस। यहाँ से अगर हम ये देखते हैं कि log 10 raised to power a, so इसको कैसे लिखते हैं a log 10 और log 10 कितना होता है 1, so this comes out to be a. so यहाँ से पावर क्या करेंगे आगे ले जाएंगे, so power will be minus 1 log 10 is 1, so this is equal to 0.277 minus यहाँ से और माइनस 1 से, so this will be plus 0.059 divided by 2 log 10 is 1, यहाँ से अगर इसको सॉल्व करेंगे so this comes out to be 0.3005 watt. So E cell of the given question or the given reaction is equal to this one. So इस तरह से हम फर्स्ट जो स्टेप फॉलो करेंगे वो क्या करेंगे, कैथोड एनोड की रिएक्शन लिखेंगे, वहां से N और Q कैलकुलेट करेंगे, देन नर्स्ट इक्वेशन लगाएंगे और वहां से जो भी पैरामीटर कैलकुलेट करने के लिए बोला हुआ है उसको हम कैलकुलेट करेंगे। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज कैलकुलेशन ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। सो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को हम किस तरह से कैलकुलेट करेंगे, सो नर्स्ट इक्वेशन क्या थी, E इज इक्वल टू E नोट सेल माइनस 0.059 divided by n log Q. So इस इक्वेशन में हम क्या देखते हैं कि एट इक्विलिब्रियम, ये नेक्स्ट इक्वेशन हमने टेम्परेचर 298 केल्विन पे ली है। Now at equilibrium what happens is E cell that comes out to be 0. E cell है वो 0 के इक्वल हो जाता है क्योंकि जो del G cell है that is 0 and del G cell is equal to minus NF E cell. So del G cell अगर 0 है, N 0 हो नहीं सकता, F है 96500 होता है, so E cell will be automatically 0. So this will be 0 and Q will be reaction quotient that will be equal to equilibrium constant. So अगर ये वैल्यू हम इस इक्वेशन में प्लेस करेंगे, so what will be the equilibrium constant? So 0 is equal to E node cell minus 0.059 n log Q. Now E node cell is equal to 0.059
यहाँ पे log क्यों नहीं प्लेस करेंगे, इसको हम log k लिखेंगे. So this is log k divided by n log k. So one equation is this. अगर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट गिवन है और उससे हमें E नोट सेल कैलकुलेट करना है, सो हम यहाँ से ये इक्वेशन यूज करेंगे. अनदर वन इज अगर log k दैट इज इक्वल टू, अगर n को हम लेफ्ट हैंड साइड में लेके जाते हैं, सो दिस विल बी n E नोट सेल डिवाइड बाय 0.059. k कैलकुलेट करना है और अगर E नोट सेल गिवन है, सो दैट विल बी कैलकुलेटेड एज k is equal to, this is log 10 base k था ना, so यहाँ से 10 raised to power n e नोट 0.059. so एंटी लॉग यहाँ से लेंगे और इस तरह से हम k की जो वैल्यू है दैट विल बी कैलकुलेटेड. सो इस तरह से अगर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट गिवन है और e नोट सेल कैलकुलेट करना है, सो दिस इक्वेशन विल बी यूज्ड. और अगर E नोट सेल गिवन है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैलकुलेट करना है, सो दिस इक्वेशन विल बी यूज्ड. नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. एक रिएक्शन गिवन है, गैल्वेनिक सेल का रिएक्शन गिवन है और उस रिएक्शन के अंदर E नोट सेल गिवन है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है दैट हैज टू बी कैलकुलेटेड. नाउ कैथोड एनोड की रिएक्शन लिखेंगे. सो एट कैथोड reduction will occur, that is copper 2 positive plus 2 electrons gives rise to O. Or at anode oxidation will occur, that is zinc is converted into zinc 2 positive plus 2 electrons. यहाँ से cancel out करेंगे 2 electrons, so the final equation will be copper 2 positive plus zinc gives rise to zinc 2 positive plus copper. So n will be 2. Now equilibrium constant K that will be equal to 10 raised to power n E node cell divided by 0.059. So n is equal to 2. E node cell is 1.10, 0.059. इस वैल्यू को अगर कैलकुलेट करें, so 10 raised to power 2.20 divided by 0.059, this comes out to be 10 raised to power 39.2857. so this will be equal to 1.80 into 10 raised to power 39. so this will be the value of K, that is equilibrium constant. सो इस तरह से अगर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैलकुलेट करना है, E नोट सेल गिवन है, सो दिस विल बी द इक्वेशन. और अगर E नोट सेल कैलकुलेट करना है और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है दैट इज गिवन, तो दिस विल बी द इक्वेशन. Now next question is the standard reduction potential for the two reactions are given below. So ये जो दो reactions हैं इनका standard reduction potential हमें दे रखा है और solubility product निकालना है of AgCl. So यहाँ से हम ये बहुत important question है, यहाँ से हम क्या देखते हैं कि AgCl है उसका जो solubility product होगा मतलब Ag positive Cl negative. So जो KSP होगा that is solubility product that will be equal to Ag positive concentration और Cl negative concentration. Now यहाँ से जो हम क्या देखते हैं कि कैथोड क्या होगी और एनोड क्या होगी. जो मोर पॉजिटिव वैल्यू है दैट विल बी कैथोड. सो दिस विल बी कैथोड एंड दिस विल बी एनोड reaction. Now at cathode the reaction will be reduction reaction, that is silver plus electrons gives rise to silver. Now at anode पे क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा. तो यहाँ सिल्वर +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में, यहाँ 0 से. तो क्या होगा, हम क्या करेंगे, रिएक्शन क्या लिखेंगे, सिल्वर सॉलिड प्लस क्लोराइड एक्वस गिव्स राइज टू AgCl solid plus
इलेक्ट्रॉन। सो यहाँ से जो n है दैट विल बी 1, क्योंकि यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन कैंसिल आउट होंगे वो 1 होंगे। दोनों रिएक्शन को अगर ऐड करेंगे तो जो फाइनल रिएक्शन होगी वो क्या होगी, Ag प्लस एक्वस प्लस Cl नेगेटिव एक्वस, सिल्वर सॉलिड है वो क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। दिस गिव्स राइज टू AgCl सॉलिड। सो अगर यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, नर्स्ट इक्वेशन लिखेंगे, लेकिन नर्स्ट इक्वेशन से पहले हम इस रिएक्शन के लिए क्या लिख लेते हैं, Q लिख लेते हैं। सो Q विल बी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ AgCl एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Ag प्लस डिवाइडेड यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Cl। AgCl है सॉलिड है, उसकी कॉन्सेंट्रेशन 1 लेंगे और Ag पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव। नाउ नर्स्ट इक्वेशन लिखते हैं, दैट इज E is equal to E naught minus 0.059 divided by N। N कितना है, 1 log Q। नाउ जो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट है, मतलब सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट है, तो सॉल्युबिलिटी क्या होती है, सॉल्युबिलिटी के ऊपर सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट है, इस टाइम पे क्या होगा, जो सिस्टम होता है वो इक्विलिब्रियम में होता है, ठीक है। तो इक्विलिब्रियम की कंडीशन लगाएंगे, सो दिस विल बी 0, सो E naught will be equal to minus 0.059 minus E naught will be equal to minus 0.059 log this will be equal to equilibrium constant। और यहाँ पे solubility की टर्म में बात की है, so this equilibrium को हमने क्या लिखना है, solubility की टर्म में मेंशन करना है। so this will be 0.059 log Q की वैल्यू क्या थी, this one, so 1 upon Ag पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव, ये वैल्यू हुई। Ag पॉजिटिव Cl नेगेटिव है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, दिस विल बी इक्वल टू log ऑफ 1 अपॉन Ksp, क्योंकि हमने इनिशियली कैलकुलेट किया है Ksp क्या है, Ag पॉजिटिव की कॉन्सेंट्रेशन मल्टीप्लाइड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ क्लोराइड है। सो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, दिस वन विल बी इक्वल टू 0.059 log ऑफ, अगर 1 अपॉन Ksp को लिखे तो क्या लिख सकते हैं, माइनस log Ksp, सो दिस विल बी log ऑफ Ksp। नाउ दिस विल बी इक्वल टू माइनस E नॉट। नाउ जो रिएक्शन है उसमें हम क्या लिख सकते हैं, जो E नोट है, E नोट हमें कैलकुलेट करना है। सो E नोट विल बी इक्वल टू, E नोट विल बी E नोट कैथोड माइनस E नोट एनोड। सो कैथोड क्या है 0.80 और एनोड इज माइनस 8.22। सो ये कितना आ गया, दिस कम्स आउट टू बी E कैथोड माइनस E एनोड, दिस कम्स आउट टू बी, this value comes out to be 0.58। सो यहाँ से अगर हम 0.58 पुट करेंगे और माइनस E नोट था, सो माइनस साइन। नाउ Ksp is equal to log Ksp is equal to minus 0.58 divided by 0.059, और ये वैल्यू कितनी होती है, माइनस 0.58 को 0.059 से डिवाइड करेंगे, सो दिस इज माइनस 9.830। नाउ जो लो Ksp है वहां पे क्या करेंगे, हम एंटी लोग लेंगे। सो एंटी लोग लेंगे, सो क्या हो जाएगा, मतलब Ksp दैट विल बी इक्वल टू 10⁻⁻⁻9.830। सो यहाँ से अगर हम इसकी कैलकुलेशन करते हैं, तो जो वैल्यू है वो क्या आएगी, एंटीलोप टेबल है उसमें हम यहाँ पे क्या करेंगे, वैल्यू पुट करके देखेंगे, माइनस 9.8 है उसकी वैल्यू देखेंगे। सो दिस वैल्यू कम्स आउट टू बी this is 1.479 into 10⁻⁻10। So this will be the value of Ksp. So first is कि हमें क्या करना है, पहले E कैथोड और E एनोड, जो कैथोड और एनोड की जो रिएक्शन है उनको देखना है। कैथोड क्या होगी, जिसके ऊपर
जो जिसका जितना ज़्यादा पॉजिटिव ये जो रिडक्शन पोटेंशियल होगा उसको कैथोड लेंगे। सो हमने यहाँ पे रिएक्शन लिखी, उससे हमने यहाँ पे Q कैलकुलेट किया और इनिशियली AgCl है उसका सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट इस तरह से हमने मेंशन किया। सो जो Q है दैट विल बी इक्वल टू K, लेकिन यहाँ पे सॉल्युबिलिटी है तो दैट विल बी इक्वल टू सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। लेकिन वो क्या होगा, यहाँ से जब हम नर्स्ट इक्वेशन लिखेंगे A इज इक्वल टू E नोट माइनस 0.0591 log Q, E नोट उस तरफ लेके जाएंगे लेफ्ट हैंड साइड, माइनस E नोट माइनस 0.59 log Q, Q की जगह हम K लिखेंगे क्योंकि इक्विलिब्रियम कंडीशन है, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट है, दैट इज कैलकुलेटेड एट इक्विलिब्रियम। सो यहाँ से क्या होगा, N की वैल्यू 1 है ये पुट की, और यहाँ से हमने क्या किया कि जो K है, K मतलब जो Q था, Q को हमने K के टर्म में लिखा और दिस इज AgCl, Ag पॉजिटिव Cl नेगेटिव। सो ये क्या है 1/Ksp है, इसको हमने रिवर्स किया Ksp को तो क्या हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा। सो दिस वन विल बी दिस। नाउ E नोट कैलकुलेट करना है, सो E नोट कैथोड माइनस E नोट एनोड, दिस इज 0.58 वोल्ट। यहाँ से हमने वैल्यू पुट की और इधर से हमने Ksp को सॉल्व किया। सो दिस वन विल बी द फाइनल आंसर। सो इस तरह से ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट का जो क्वेश्चन है नर्स्ट इक्वेशन के अंदर बहुत बार पूछा जाता है। आइदर सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट पूछा जाता है या फिर सॉल्युबिलिटी ऑफ द रिएक्शन भी पूछी जाती है, सॉल्युबिलिटी ऑफ अ पर्टिकुलर आयन भी पूछी जाती है। ठीक है, तो दिस टॉपिक इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। इस टॉपिक से बहुत बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सेट होता है। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है दैट इज इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन। सो इलेक्ट्रोलाइटिक जो कंडक्टेंस है वो कैसे हम कैलकुलेट करेंगे, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन कैसे होगा। तो देखो इसके लिए हम देखते हैं कोई सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन किस तरीके से इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेगा। तो सबसे पहले हम देखेंगे, देखो रेजिस्टेंस क्या होता है, हमने इनिशियली पढ़ा हुआ है 10th क्लास में, R इज इक्वल टू रो L बाई ए। जो रो है वो क्या होती है रेजिस्टिविटी, L बाई ए क्या होता है सेल कांस्टेंट। क्लियर, तो रेजिस्टेंस का अगर रिवर्स करेंगे तो वो हमारे पास हो गया कंडक्टेंस। ठीक है, रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होती है ओम, तो जो कंडक्टेंस इसकी यूनिट क्या होगी ओम इनवर्स, या फिर ओम इनवर्स को ही हम सीमन बोलते हैं जिसको S से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर 1 बाई रो, रो क्या है रजिस्टिविटी, रजिस्टिविटी का अगर रिवर्स करेंगे तो क्या हो जाएगा कंडक्टिविटी। रजिस्टिविटी को हम क्या बोलते हैं, या तो रजिस्टिविटी या फिर स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। तो सेम ऐसे ही जो K है दैट इज कप्पा, कप्पा को क्या बोलेंगे कंडक्टिविटी या स्पेसिफिक कंडक्टेंस। इसकी यूनिट क्या होगी ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। नाउ अगर हम ये जो फॉर्मूला है इसको रिवर्स करके सॉल्व करते हैं तो 1 बाई आर हो गया G, इसको मैंने कंडक्टेंस से रिप्रेजेंट किया है। 1 बाई रो क्या हो गया कप्पा, L बाई ए क्या हो गया सेल कांस्टेंट जिसको X से रिप्रेजेंट किया है। तो ये फाइनली हमारे पास एक फॉर्मूला आ गया है। इसकी बहुत बार जरूरत होगी, हम बहुत न्यूमेरिकल सोल्व करेंगे तो ये पूरा अगर ऐसे याद नहीं रहता तो इसको ऐसे याद रख लो। ये फॉर्मूला तो याद होगा, इसको रिवर्स करके आगे जो भी पैरामीटर है इनको हम प्लेस करेंगे। नेक्स्ट है कि कंडक्टिविटी क्या होती है, जो मैंने बोला है कप्पा, वो कप्पा क्या होता है। तो जो स्पेसिफिक कंडक्टेंस है इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन की वो क्या बताती है हमें रजिस्टिविटी, कंडक्टिविटी बताती है। कंडक्टिविटी क्या होती है, अगर हमने टेम्परेचर इंक्रीज किया तो जो हमारी कंडक्टिविटी है जिसको हम कप्पा से रिप्रेजेंट करेंगे वो डिक्रीज करेगा। क्यों, क्योंकि देखो हमारे पास कोई भी हमने कंडक्टेंस लेंगे कंडक्ट, तो यहाँ से देखो 2 सेल होंगे, इनके बीच में हमने सोल्यूशन रखा है। तो इनके बीच में ये जो है रोड है, इस रोड की जो क्रॉस सेक्शन एरिया है वो है A और इनके बीच की जो डिस्टेंस है दैट इज L। तभी वो क्या होता है L बाई ए जो फ्रैक्शन आता है वो यहाँ से आता है। ठीक है, अगर इसके बीच में हो गया सोल्यूशन, इसके बीच में जितने नंबर ऑफ आयंस हैं जो कंडक्टेंस कैरी करेंगे, जो कंडक्टेंस प्रोवाइड करेंगे उसको हम बोलेंगे कंडक्टिविटी। क्लियर, तो नंबर ऑफ आयंस इन दोनों के बीच का जो एरिया है, इन दोनों के बीच का जो स्पेस है उसमें जितना सोल्यूशन होगा उस सोल्यूशन में जितने नंबर ऑफ आयंस कैरी करेंगे वो कंडक्टिविटी देंगे। ठीक है, लेकिन अगर हमने क्या किया कि टेम्परेचर बढ़ा दिया या डाइल्यूशन कर दी, टेम्परेचर नहीं हम डाइल्यूशन करेंगे मेनली, कि टेम्परेचर नहीं डाइल्यूशन अगर करेंगे तो डाइल्यूशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये पूरा जो सिस्टम है इसमें नंबर ऑफ जो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल बढ़ जाएंगे। तो ये जो एरिया है इस एरिया में सॉल्वेंट भी ज्यादा आ गया, सॉल्वेंट ज्यादा आ गया मतलब सॉल्यूट कम हो गया, डाइल्यूट हो गया, तो सॉल्यूट कम हो गया मतलब आयंस कम हो गए, तो आयंस कम हो गए तो कंडक्टिविटी क्या कर जाती है डिक्रीज कर जाती है। क्लियर,
फिर दूसरी एक टर्म है दैट इज मोलर कंडक्टेंस। मोलर कंडक्टेंस क्या होती है कि ये जो दो हमने इलेक्ट्रोड लगाई हैं जिनके बीच की डिस्टेंस L है और जिनका क्रॉस सेक्शन एरिया A है, इसके बीच में अगर हमने 1 ग्राम मोल का इलेक्ट्रोलाइट रखा है V वॉल्यूम के अंदर, वो जो कंडक्टेंस कैरी करेगा वो क्या होगी, मोलर कंडक्टेंस। मोलर मतलब 1 मोल कंडक्टेंस, 1 मोल की जो कंडक्टेंस होगी। क्लियर। सेम ऐसे अगर इसके अंदर 1 ग्राम इक्विवेलेंट का अगर हम जो ये जो एरिया है इसके अंदर अगर 1 ग्राम इक्विवेलेंट्स के अगर इलेक्ट्रोलाइट है V वॉल्यूम के अंदर, तो जब इलेक्ट्रोड का जो लेंथ है ये दोनों अगर 1 सेंटीमीटर की डिस्टेंस के ऊपर हो और जो क्रॉस सेक्शन एरिया है वो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर हो, 1 यूनिट हो, तो उस टाइम पे जो कंडक्टेंस होगी उसको हम बोलेंगे इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। ठीक है। तो जो कंडक्टेंस है, मोलर कंडक्टेंस है, उसको हम निकालेंगे कप्पा इंटू 1000 डिवाइडेड बाई सी कॉन्सेंट्रेशन है किसमें, मोल पर लीटर के अंदर, और यहाँ से हमने 1000 से इसलिए मल्टीप्लाई किया ताकि जो हमारा आंसर है वो सेंटीमीटर के अंदर आ सके। तो इसकी जो यूनिट आएगी वो क्या आएगी, सीमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। सेम ऐसे ही अगर हम मोलैरिटी की जगह नॉर्मेलिटी पुट करें, यहाँ पे जो कॉन्सेंट्रेशन है दिस इज मोलैरिटी, तो मोलैरिटी की जगह नॉर्मेलिटी पुट करें तो ये क्या हो जाएगा, सीमन सेंटीमीटर स्क्वायर ग्राम इक्विवेलेंट इनवर्स। क्लियर। तो हमारे पास क्या आ जाएगी, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस आ जाएगी। नेक्स्ट है कौन कौन से फैक्टर हैं जो इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस है उसको अफेक्ट करते हैं। तो सबसे पहला जो फैक्टर है वो क्या है कि नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, कि इलेक्ट्रोलाइट कैसा है, इलेक्ट्रोलाइट हमारा स्ट्रॉन्ग है या वीक है। ठीक है। नंबर नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट मतलब इलेक्ट्रोलाइट किस तरीके का है। अगर स्ट्रॉन्ग होगा तो कंप्लीटली डिसोसिएट करेगा, कंप्लीट डिसोसिएट करेगा मतलब उसमें नंबर ऑफ आयंस ज्यादा होंगे। ठीक है। नंबर ऑफ आयंस ज्यादा होंगे तो मतलब कंडक्टेंस क्या होगी, ज्यादा होगी। ठीक है। लेकिन अगर वीक इलेक्ट्रोलाइट है तो वो क्या करेगा, उसका डिसोसिएशन स्लो होगा। डिसोसिएशन स्लो होगा तो नंबर ऑफ आयंस कम मिलेंगे, नंबर ऑफ आयंस कम मिलेंगे तो कंडक्टिविटी क्या होगी, कम होगी। क्लियर। तो जो नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट है वो डिफाइन करेगा किसको, वो डिफाइन करेगा कि कंडक्टेंस हमारी कितनी है। दूसरी है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन किस तरीके का है, ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड है या कम कॉन्सेंट्रेटेड है। तो अगर हम डाइल्यूशन करते हैं, सॉल्यूशन को जब भी डाइल्यूट करेंगे तभी मोलर कंडक्टेंस है वो इंक्रीज करेगी जनरली। ठीक है। ये हम कैसे समझ सकते हैं, देखो ये हम ऐसे समझ सकते हैं, एक इक्वेशन है दैट इज लैम्डा इज इक्वल टू लैम्डा नॉट माइनस ए प्लस बी लैम्डा नॉट, यहाँ से हो गया रूट सी, तो y इज इक्वल टू सी प्लस एम एक्स। अगर इसको हम एक्स एक्सिस के ऊपर प्लॉट करें, y क्या हो गया हमारा, मोलर कंडक्टेंस हो गया, सॉरी गामा, ये लैम्डा हो गया हमारा मोलर कंडक्टेंस। ठीक है। इसको हमने रूट सी के वर्सेस प्लॉट किया। अगर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए प्लॉट करते हैं तो ये ग्राफ आता है ऐसे, जो हमने ऊपर लिखा है ना स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन की, यहाँ से इसको एक्स्ट्रापोलेट कर देंगे तो ये हो जाएगा लैम्डा नॉट इनफाइनाइट डायलेशन के ऊपर। लेकिन अगर हमने यही चीज स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए तो ये हो गई, अगर वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ से ग्राफ इस तरीके से हो जाता है वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए, ये वीक इलेक्ट्रोलाइट, दिस इज फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। तो डाइल्यूशन पे ऐसा क्या होता है, तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे, देखो जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है वो डाइल्यूशन पे वो तो वैसे भी कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाता है। तो डाइल्यूशन जब भी करेंगे हम, हमारा जो मोलर कंडक्टेंस है वो इंक्रीज करती है। उसका रीजन क्या है, दोनों केस में इंक्रीज करेगी, लेकिन ज्यादा किस में इंक्रीज करेगी, ज्यादा इंक्रीज करेगी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में। जैसे डाइल्यूशन होगी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स के नंबर ऑफ आयंस क्या हो जाएंगे, ज्यादा हो जाएंगे। सेम ऐसे ही डाइल्यूशन होगी तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ज्यादा हो जाएगी किसकी, वीक इलेक्ट्रोलाइट की, क्योंकि वीक इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, धीरे धीरे डिसोसिएट करता है। जितना ज्यादा डाइल्यूट होगा उतना डिसोसिएशन फास्ट हो जाएगा और जो नंबर ऑफ आयंस बढ़ जाएंगे और जो कंडक्टेंस है वो इंक्रीज कर जाएगा। नेक्स्ट है जो वीक इलेक्ट्रोलाइट है, उनकी कंडक्टेंस डिग्री ऑफ डिसोसिएशन पे डिपेंड करता है, जैसे मैंने अभी एक्सप्लेन किया था। तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अगर इनकी कैलकुलेट करनी हो तो वो कैसे निकलेगी, डिग्री ऑफ ये जो मोलर कंडक्टेंस जो पर्टिकुलर कॉन्सेंट्रेशन पे है वो डिवाइडेड बाय डाइल्यूशन के ऊपर, जो इनफाइनाइट डाइल्यूशन कर दिया मतलब बहुत ज्यादा डाइल्यूट कर दिया, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, अल्फा कैलकुलेट करते हैं। नेक्स्ट है जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में क्या होता है, देयर इज नो इंक्रीज इन नंबर ऑफ आयंस। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में नंबर ऑफ, देखो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कंप्लीटली डिसोसिएट होता है, ए भी है वो कंप्लीट डिसोसिएट करेगा, ए प्लस बी नेगेटिव। अब इससे ज्यादा तो आयन ही नहीं देगा ना, लेकिन कंप्लीट डिसोसिएशन होगा
नंबर ऑफ आयंस इंक्रीज नहीं करेंगे, लेकिन जैसे क्या होगा, ये डिसोसिएशन है ये फास्ट हो जाएगा। इज कम्प्लीटली आयोनाइज्ड सॉल्यूशन एट ऑल कंसेंट्रेशन, डेफिनेशन के हिसाब से। लेकिन कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन के अंदर क्या होता है, जो आयंस के बीच में फोर्स ऑफ इंटरेक्शन है, जिसको हम इंटर आयोनिक फोर्स ऑफ इंटरेक्शन बोलते हैं, वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। तो कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन के अंदर जो इंटर आयोनिक फोर्सेज हैं वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग होंगे, तो इसलिए आयंस है वो क्या होंगे, ड्यू टू देयर इंटर आयोनिक फोर्सेज द कंडक्टिविटी, उनकी फोर्स ज्यादा होंगे तो उनकी क्या होगी, जो आयंस है वे एक दूसरे से अलग नहीं होंगे, तो उनका जो मूवमेंट है वो क्या हो जाएगा, रिस्ट्रिक्टेड हो जाएगा। जैसे हमने डाइल्यूशन किया, हमारा जो सॉल्वेंट है वो इसके बीच में जाएगा, यहाँ से वो अपने डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट से इनको फटाफट डिसोसिएट करेगा, इनका फोर्स ऑफ इंटरेक्शन वीक करेगा और यहाँ से इनका डिसोसिएशन फास्ट हो जाएगा। इनका इंटर आयनिक जो अट्रैक्शन था, दो आयंस के बीच में जो अट्रैक्शन था इनका, उसको क्या कर देगा, नेग्लिजिबल कर देगा। और ये इंडिपेंडेंट, जैसे ए है वो अपना कंट्रीब्यूशन लेके, बी अपना कंट्रीब्यूशन लेके इंडिपेंडेंटली मूव करेंगे और अपना पूरा कंट्रीब्यूशन देंगे कंडक्टेंस के अंदर। क्लियर। नेक्स्ट है टेम्परेचर के साथ में। टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो कंडक्टिविटी है वो इंक्रीज करेगी, कंडक्टेंस है वो इंक्रीज करेंगे, क्योंकि जैसे टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करेगी आयंस की, उनकी मोबिलिटी भी इंक्रीज करेगी। नेक्स्ट है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयन, जिसको हम कॉलर्स लॉ बोलते हैं। तो इसका क्या मतलब है कि जब हमने किसी भी सॉल्यूट है उसको इनफाइनाइट डाइल्यूट कर दिया है, तो उस टाइम के ऊपर वो उसके जो पर्टिकुलर आयंस होंगे वो आयंस इंडिपेंडेंट हो जाएंगे, इंडिपेंडेंटली क्या करेंगे, वो मूव करेंगे और टोटल आयन जो कंडक्टिविटी है उसके अंदर उनका कंट्रीब्यूशन होगा। जैसे NaCl है, अगर उसकी इनफाइनाइट डाइल्यूशन के ऊपर मोलर कंडक्टिविटी देखेंगे तो क्या होगा, मोलर कंडक्टिविटी जो Na ने कैरी की प्लस मोलर कंडक्टिविटी जो क्लोराइड ने कैरी की। सेम ऐसे मोलर कंडक्टिविटी Na2SO4 की देखेंगे इनफाइनाइट डाइल्यूशन के ऊपर, तो वो क्या होगी, मोलर कंडक्टिविटी जो Na ने कैरी की प्लस मोलर कंडक्टिविटी जो सल्फेट ने कैरी की। Na2SO4 है, इसका हम डिसोसिएशन करेंगे तो हमें मिलेगा 2Na पॉजिटिव प्लस सल्फेट, इसलिए हम इनका जो नंबर है उसको भी काउंट करेंगे, इसलिए हमने यहाँ पे 2 लगाया। क्लियर। मोलर कंडक्टिविटी अगर Al2SO3 का करेंगे तो 2 एल्यूमिनियम मिलेंगे, 3 सल्फेट मिलेंगे। अगर इसी तरीके से हम इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी की बात करें तो वो क्या होती है, मोलर कंडक्टिविटी डिवाइड बाय n फैक्टर। ठीक है, n फैक्टर एक तरीके से तुम चार्ज समझ लो कि चार्ज जो होगा, चार्ज का जो चेंज होगा, तो जो चार्ज होगा वो हो गया क्या, n फैक्टर। अब जैसे Na2SO4 का अगर मैं मोलर कंडक्टेंस की टर्म में इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, देखो मोलर कंडक्टेंस यहाँ लिखी होगी, क्लियर। तो इक्विवेलेंट कंडक्टेंस अगर लिखेंगे तो सेम मोलर कंडक्टेंस की जगह क्या लिखते हो, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, ये हो गया। लेकिन अगर हमें इसकी इक्विवेलेंट कंडक्टेंस लिखनी है, कब, जब हमें इक्विवेलेंट नहीं गिवन है, हमें मोलर गिवन है, तो उस टाइम पे हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे। तो उस टाइम पे क्या होगा, सोडियम Na पॉजिटिव, चार्ज कितना है 1, तो डिवाइड बाय 1, प्लस सल्फेट के भी चार्ज कितना है 2, तो ये क्या होगा, इनकी जो मोलर डिवाइड बाय इसका n फैक्टर, मोलर डिवाइड बाय इसका n फैक्टर, तो ये क्या होगा, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। क्लियर। सेम ऐसे ही Al2SO3 का निकालेंगे तो मोलर डिवाइडेड बाय एल्यूमिनियम के ऊपर कितना चार्ज है इस मोलिक्यूल में, 3 पॉजिटिव, और सल्फेट पे कितना है 2 नेगेटिव, इसलिए हमने ये चार्ज का जो मैग्नीट्यूड है उसको पुट किया है। क्लियर। तो ये पॉइंट है वो इंपॉर्टेंट है, बहुत बार क्वेश्चन देते हैं कि आयंस की भी इक्विवेलेंट दे रखी है और सॉल्यूशन की इक्विवेलेंट निकाल ले, तो डायरेक्ट हम जैसे मोलर निकालते हैं वैसे निकाल लेंगे, लेकिन आयंस की मोलर दे रखी है और इक्विवेलेंट निकाले तो उस टाइम हमें जो n फैक्टर वाला जो फॉर्मूला है इसको कंसिडर करना होगा। नेक्स्ट है जो कॉलर्स लॉ है, इसकी हम क्या एप्लीकेशन निकाल सकते हैं। अगर वीक इलेक्ट्रोलाइट का जैसे जो ग्राफ था, वो ग्राफ कैसे था, इस तरीके से था, लैम्डा m रूट c, ग्राफ इस तरीके से था। लेकिन अगर हमें इनकी मोलर कंडक्टेंस निकालनी है, कब, इनफाइनाइट डाइल्यूशन के ऊपर, तो कैसे निकालेंगे, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है उनके कंट्रीब्यूशन से निकालेंगे। जैसे अगर हमें मोलर कंडक्टेंस निकालनी है एसिटिक एसिड जो वीक इलेक्ट्रोलाइट है, होनी क्या चाहिए, ऐसे होनी चाहिए, लैम्डा m CO नेगेटिव और H पॉजिटिव। निकालेंगे कैसे, NaCl, HCl और CH3CONA, इन तीनों की जो वैल्यूज हमें गिवन होंगी उससे हम निकालेंगे। क्या करेंगे, ये कैसे बनेगा, CH3CONA, यहाँ से एसिटेट और सोडियम मिला, HCl की ऐड करती तो H प्लस और Cl मिल गया, इनमें से माइनस कर देंगे तो सोडियम यहाँ से माइनस हो जाएगा, Cl यहाँ से माइनस हो जाएगा और NaCl पूरा चला गया, तो यहाँ से क्या बन जाएगा, ये एसिटिक एसिड का। तो वीक इलेक्ट्रोलाइट की भी हम मोलर कंडक्टेंस निकाल सकते हैं विद द हेल्प ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन बाय यूजिंग कॉलर्स लॉ। सेकंड जो था डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का, जैसे हमने देखा था कि मोलर कंडक्टेंस एक पर्टिकुलर कंसंट्रेशन के ऊपर, इनफाइनाइट डाइल्यूशन के ऊपर, या फिर इक्विवेलेंट कंडक्टेंस किसी पर्टिकुलर कंसंट्रेशन पर, इनफाइनाइट डाइल्यूशन के ऊपर।
नेक्स्ट है डिसोसिएशन, अगर कांस्टेंट निकालना है के वो भी निकाल सकते हैं। जब इक्विलिब्रियम पढ़ते तो पढ़ते हैं ना, सी कॉन्सेंट्रेशन बाद में C1 माइनस अल्फा हो गया सी अल्फा सी अल्फा, के क्या होगा इसकी कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाय इसकी कॉन्सेंट्रेशन। ऐसे सॉल्व करेंगे। अगर अल्फा लेस देन 5% है तो हम ये क्या करेंगे, नेग्लेक्ट कर देंगे। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, वैसे जनरली ये फॉर्मूला है, इसके अंदर अगर अल्फा जो हमने ऊपर से लिखा था उसको पुट करके सोल्व कर सकते हैं। क्लियर। नेग्लेक्ट अगर हम अल्फा 5% से कम है तो नेग्लेक्शन भी यूज कर सकते हैं, लेकिन नेग्लेक्शन यूज करना एक स्पेशल केस है। ठीक है। सॉल्युबिलिटी अगर कैलकुलेट करनी है तो कैसे निकालेंगे, लैम्डा एम इज इक्वल टू कप्पा इंटू 1000 डिवाइडेड बाय एम। अब जब सैचुरेटेड सॉल्यूशन हो गया तो यही जो मोलैरिटी है वो क्या हो जाएगी, सॉल्युबिलिटी। ठीक है। तो सॉल्युबिलिटी की वैल्यू भी हम निकालेंगे, लेकिन कब, जब इनफाइनाइट डाइल्यूशन होगा तब। KW वाटर का निकालना है, दैट इज आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। KW क्या होता है, H पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव। वाटर ऐसे डिसोसिएट होगा, डिसोसिएशन कांस्टेंट KD होगा, दैट इज H प्लस OH नेगेटिव डिवाइड बाई H2। इसको यहाँ लेके जाएंगे तो जो KW है वो क्या होता है, KD इंटू H2O की कॉन्सेंट्रेशन, वो होगा H प्लस और OH नेगेटिव की कॉन्सेंट्रेशन और H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है। तो यहाँ से हम KW आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर को भी कैलकुलेट करते हैं इनफाइनाइट डाइल्यूशन जो कॉलर्स लॉ है उसकी हेल्प से। अब कुछ न्यूमेरिकल है उनको सॉल्व करके देखते हैं। तो देखो सबसे पहले है एल्यूमिनियम सल्फेट का हमें इक्विवेलेंट कंडक्टेंस निकालनी है, मोलर कंडक्टेंस गिवन है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है क्वेश्चन पेपर में। ठीक है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस निकालनी है मोलर कंडक्टेंस के टर्म में। तो मोलर डिवाइडेड बाय एन फैक्टर, मोलर डिवाइडेड बाय एन फैक्टर। मोलर कितना है 300, एल्यूमिनियम का एन फैक्टर कितना है 3, सल्फेट का मोलर कितना है 400, एन फैक्टर। यहाँ से आ गया हमारा आंसर। क्लियर। नेक्स्ट है सॉल्युबिलिटी निकालनी है लेड सल्फेट की। अगर लेड की जो हमारे पास इनफाइनाइट डाइल्यूशन के ऊपर मोलर कंडक्शन दे रखी है और सल्फेट की दे रखी है और उसकी रेजिस्टेंस भी दे रखी है, ओम सेंटीमीटर कपा दे रखी है, यहाँ पे रेजिस्टिविटी जो कंडक्टेंस है वो दे रखी है। तो यहाँ पे देखो हम कैसे निकालेंगे, लैम्डा एम इन्फिनिटी PbSO4 यहाँ से ये हुआ। यहाँ से हमने PbSO4 की जो लैम्डा मोलर निकाली कितनी आ गई 300 प्लस 400 कितनी आ गई 700, उसको हम यूज करेंगे, 700 को यहाँ पुट करेंगे। ठीक है। सॉल्युबिलिटी हमें निकालनी है, यहाँ से कितना है 2.5 10⁻³ रेजिस्टिविटी है। कप्पा क्या होता है 1 रेजिस्टिविटी, तो 1/2.5 इंटू 10⁻³ दैट विल बी कप्पा। वैल्यू पुट करेंगे, यहाँ से एस की जो वैल्यू है वो कैलकुलेट करेंगे। ठीक है। नेक्स्ट है फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। सो इलेक्ट्रोलिसिस के अंदर फैराडेज लॉ का क्या मतलब है। ठीक है। तो ये जो है इसके ऊपर देखो न्यूमेरिकल बहुत ज्यादा बनते हैं और बहुत टफ क्वेश्चंस बनते हैं, लेकिन इसका जो स्टैंडर्ड फॉर्मूला है उससे हम कितना ही टफ क्वेश्चन हम इजीली सोल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम इसका लॉ समझते हैं कि लॉ के अंदर क्या स्टेटमेंट है, दूसरा फिर जो फॉर्मूला है उसको यूज करना समझते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग क्या है कि कोई भी सब्सटेंस है, ठीक है, कोई भी इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है, उसके अंदर जो भी सब्सटेंस डिपॉजिट हुआ उसका अमाउंट किस पे डिपेंड करेगा कि उसके अंदर से कितना इलेक्ट्रिक करंट जो है पास किया। हमारे पास कोई एक सेल है, इसके अंदर हमने सॉल्यूशन ले लिया, इलेक्ट्रोड्स लगा दी। अब क्या हुआ कि इसके अंदर जो भी सब्सटेंस है, जैसे कॉपर हो गया, कॉपर सल्फेट ले लिया या फिर हमने जिंक सल्फेट ले लिया, कितना कॉपर डिपॉजिट होगा किस पे डिपेंड करेगा कि हमने कितने अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इसके अंदर से पास की है। ठीक है। तो जो मास डिपॉजिटेड दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q, दैट इज चार्ज। ये क्या हो गया Z इंटू Q, प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे। Z क्या हो गया इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट, तो W इज इक्वल टू क्या हो गया Z इंटू Q, Q क्या हो गया चार्ज, W मास डिपॉजिटेड हो गया। अब जो Z है वो किसके इक्वल, Z जो है वो किसके इक्वल हो गया मोलर मास डिवाइडेड बाय n फैक्टर इंटू में 96500 या फिर इक्विवेलेंट मास डिवाइडेड बाय 96500। यहाँ से इस पूरे फॉर्मूले को अगर हम इकट्ठा करके लिखें तो ये हमारा मेन फॉर्मूला है और ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला भी है। अब देखो इस फॉर्मूले से हम क्या क्या निकाल सकते हैं, मास डिपॉजिटेड निकाल सकते हैं। सपोज पूछा गया कि कॉपर का कितना मास डिपॉजिट होगा जब उसके अंदर 2 एम्पियर करंट डाला 5 सेकंड के लिए, तो टाइम सेकंड में लेना है, एम्पियर करंट हो गया। कॉपर किससे, कॉपर सल्फेट का जो सोल्यूशन था, कॉपर सल्फेट में कॉपर 2 पॉजिटिव में है, +2 इलेक्ट्रॉन गिव्स राइज टू कॉपर, तो n फैक्टर हो गया कितना 2। क्लियर। सीधा सीधा फॉर्मूला पुट करेंगे, कॉपर का मोलर मास लगा रखेंगे, यहाँ पे कॉपर ने जो मास डिपॉजिट हुआ होगा कॉपर का वो आ जाए।
सेम ऐसे अगर वॉल्यूम की टर्म में रखना हो कि वॉल्यूम कोई गैस है, उसकी वॉल्यूम कितनी लिबरेट हुई, कितनी वॉल्यूम डिपॉजिट हुई, तो वो कैसे निकलेंगे, यहाँ पे लिखेंगे IT तो ऐसे ही है, बस जो मोलर मास है, देखो ये जो फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले को हम कैसे कर देंगे, V इज इक्वल टू 22.4 जो स्टैंडर्ड वॉल्यूम है इंटू I इंटू टी डिवाइडेड बाय n फैक्टर इंटू 96500। यहाँ से ये VE क्या है, इक्विवेलेंट वॉल्यूम रखी हुई, ठीक है। तो ये अगर ना भी समझ में आए तो हम इससे डायरेक्ट वॉल्यूम निकाल सकते हैं। अब देखो जो W वाला फॉर्मूला था, W इज इक्वल टू मोलर मास इंटू I इंटू टी डिवाइडेड बाई n फैक्टर इंटू 96500। इसको देखो कैसे कैसे यूज कर सकते हैं, अगर इक्विवेलेंट मास दे रखा हो तो भी यूज कर सकते हैं, मोलर मास डिवाइडेड बाई n फैक्टर, ये पूरा क्या हो गया इक्विवेलेंट मास। नंबर ऑफ मोल्स की टर्म में निकालना है तो नंबर ऑफ मोल्स भी निकाल सकते हैं, कैसे, W डिवाइडेड बाई m इस तरफ ले आएंगे, IT डिवाइडेड बाई n फैक्टर इंटू 96500, तो ये क्या हो गया, नंबर ऑफ मोल्स हो गए। क्लियर। अगर नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स के टर्म में हो तो भी निकाल सकते हैं, नंबर ऑफ मोल्स था, इसकी तरफ n फैक्टर भी ले आओ, तो I इंटू टी डिवाइडेड बाई 96500, ये क्या हो गए, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स। ठीक है, तो यही फॉर्मूला है जो 3-4 तरीके से हम यूज कर सकते हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। क्लियर। जो फैराडे के सेकंड लॉ था उसमें क्या है कि सपोज हमने 2 इलेक्ट्रोलाइटिक सेल को सीरीज में कनेक्ट किया और दोनों के अंदर से सेम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है वो पास की, तो अब जो मास डिपॉजिट होगा, जैसे A के अंदर जो मास डिपॉजिट हुआ और B के अंदर जो मास डिपॉजिट होगा, वो किसके इक्वल होगा कि मास डिपॉजिटेड A का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इक्विवेलेंट वेट ऑफ A, मास डिपॉजिटेड B का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इक्विवेलेंट वेट ऑफ B। तो WA डिवाइडेड बाय WB इज इक्वल टू इक्विवेलेंट वेट ऑफ A डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट वेट ऑफ B। लेकिन ये कब होगा, जब दोनों सीरीज में कनेक्ट होनी चाहिए और सेम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास होनी चाहिए। ये फैराडे का सेकंड लॉ है। अब इसके ऊपर क्वेश्चन सॉल्व करके देखते हैं। देखो क्या क्वेश्चन था, करंट दे रखा है 1.5 एम्पियर का, जिसको पास किया हमने इलेक्ट्रोलाइट के लिए, जिसके अंदर 1 ग्राम एल्यूमिनियम है, वो डिपॉजिट हुआ है, तो टाइम बताना है। तो W इज इक्वल टू M इंटू क्या था I इंटू टी डिवाइडेड बाई n फैक्टर इंटू 96500। एल्यूमिनियम डिपॉजिट हुआ है किससे, एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव से ही डिपॉजिट होगा, एल्यूमिनियम की जो मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट ये थी, तो n फैक्टर हो गया 3। मास एल्यूमिनियम का मोलर मास कितना होता है 27, एल्यूमिनियम डिपॉजिट कितना हुआ है 1, I कितना है 1.5 टाइम्स n फैक्टर 3, यहाँ से 96500, तो टाइम की जो वैल्यू आएगी वो किस में आएगी, सेकंड्स के अंदर आएगी। तो इतनी सेकंड्स आगे इसको घंटे में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। बस ये जो फॉर्मूला यूज करते टाइम एक बात ध्यान रखनी है, वो क्या है कि जो टाइम है वो हमें किस में लेना है, सेकंड्स में लेना है, क्योंकि बहुत बार ना टाइम हमें मिनट्स में दिया होता है और हम डायरेक्ट पुट कर जाते हैं और क्वेश्चन का जो आंसर है वो गलत हो जाता है ना। तो ये ध्यान रखना है कि टाइम है वो सेकंड में यूज करना है। नेक्स्ट है सॉल्यूशन है कॉपर सल्फेट का, उसको इलेक्ट्रोलाइज किया है, करंट दे रखा है और टाइम दे रखा है, मास ऑफ कॉपर निकालना है। तो मास डिपॉजिटेड इज इक्वल टू मोलर मास इंटू I इंटू टी डिवाइडेड बाई n फैक्टर इंटू 96500। कॉपर किससे डिपॉजिट होगा, कॉपर 2 प्लस से डिपॉजिट होगा, तो यहाँ से n फैक्टर तो हो गया 2। मास कितना है कॉपर सल्फेट, देखो कॉपर 2 पॉजिटिव था, यहाँ से मास कितना है कॉपर का 63.5, देखो ये 63.5 मास हो गया, n फैक्टर हो गया 96500 होगा, 1.5 करंट हो गया। अब जो टाइम है वो कितना है 2 घंटे, तो उसको हमने मिनट सेकंड्स में कन्वर्ट किया, हमारा आंसर आ गया 3.2 ग्राम। नेक्स्ट है सिल्वर इलेक्ट्रो डिपॉजिटेड ऑन मेटलिंग वेसल ऑफ सरफेस एरिया इतना बाय पासिंग करंट ऑफ दिस मच फॉर दिस आवर। थिकनेस ऑफ सिल्वर की जो डिपॉजिटेड है वो हमें निकालनी है। ठीक है, तो सबसे पहले वेट क्या होगा, यहाँ से हम सिल्वर का जो मास है उसको निकाल लेते हैं। डेंसिटी पता है हमें, मास बाय वॉल्यूम इज इक्वल टू डेंसिटी होती है, वॉल्यूम कैसे निकलेगी रो बाय एम। मास डिपॉजिटेड निकाला, सिंपल जो फॉर्मूला है उसको यूज करके, सिल्वर किस फॉर्म में डिपॉजिट हुआ, सिल्वर यहाँ से Ag प्लस से सिल्वर में कन्वर्ट हुआ, तो n फैक्टर हो गया 1। सिल्वर का मोलर मास ठीक है 5.5 था, 0.5 का ये 0.5, 2 घंटे थे, उसको मिनट में सेकंड में कन्वर्ट कर दिया 96500। यहाँ से हमारा x ग्राम पूछा गया, हमने इसको पूरे को सोल्व किया, इस आंसर नहीं लिखा हुआ बट आप इस पूरे को सोल्व करके देख लेना। यहाँ से x ग्राम आ गया,
डेंसिटी कितनी है 10.5, तो यहाँ से हमने क्या निकाली, वॉल्यूम निकाल दी। अब वॉल्यूम क्या होती है, एरिया इंटू लेंथ, तो एरिया भी हमें मालूम है, एरिया कितना है, इन्होंने दे रखा है 900 सेंटीमीटर स्क्वायर इंटू एल इज इक्वल टू डेंसिटी कितनी है 10.5 और मास जो हमने निकालना है, तो एल यहाँ से हम कैलकुलेट कर लेंगे तो हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है ये सेम फैराडे के सेकंड लॉ के ऊपर कि 3 इलेक्ट्रोलाइटिक सेल हैं, पहली है जिंक, दूसरी है AgNO3 की और तीसरी है कॉपर सल्फेट की। तीनों को सीरीज में कनेक्ट किया है। जो फर्स्ट है उससे हमें तीनों में सीरीज में कन्वर्ट किया है, तीनों के अंदर 1.5 एम्पियर का करंट पास किया है। कितनी देर के लिए, तीनों के अंदर 1.5 एम्पियर का करंट पास किया, बस इतना ही बोला है। सिल्वर डिपॉजिट हुआ है 1.45 ग्राम। पहली बात तो करंट कितनी देर के लिए हमने पास किया, और दूसरी बात कॉपर और जिंक कितना डिपॉजिट हुआ। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, हमें पता है क्या डिपॉजिट हुआ है, सिल्वर डिपॉजिट हुआ है, तो सिल्वर के लिए फॉर्मूला लगा देंगे इंटू आई इंटू टी डिवाइडेड बाई एन फैक्टर इंटू 96500। सबसे पहले हम देख लेते हैं सिल्वर किस फॉर्म में था, Ag प्लस की फॉर्म में था, तो हो गया यहाँ से एन फैक्टर हो गया कितना 1। तो सिल्वर का मास कितना डिपॉजिट हुआ है 1.45। देखो ये जो फॉर्मूला है इसको यूज किया यहाँ पे। सिल्वर का मोलर मास 108, एन फैक्टर 96500, 1.5 इंटू टी, टाइम आ गया यहाँ से कि कितना सिल्वर हमारा, मतलब ये जो रिएक्शन है वो कितने टाइम के लिए चली। ठीक है, अब हमें मास निकालना है किसका, कॉपर का और जिंक का। तो मास ऑफ कॉपर, हमें सिल्वर का पता है तो हम सिल्वर के रिस्पेक्ट में लिख सकते हैं मास ऑफ कॉपर डिवाइड बाय मास ऑफ सिल्वर इज इक्वल टू इक्विवेलेंट मास ऑफ कॉपर डिवाइड बाय इक्विवेलेंट मास ऑफ सिल्वर। मास ऑफ कॉपर डिपॉजिटेड हमें निकालना है, सिल्वर का हमें मालूम है। इक्विवेलेंट मास ऑफ कॉपर निकालना है, उसके लिए हमें कॉपर का एन फैक्टर पता होना चाहिए। तो कॉपर किस में था, कॉपर सल्फेट था, तो मतलब 2 प्लस से किस में हुआ है 0 में कन्वर्ट हुआ, तो एन फैक्टर हो गया 2। सेम ऐसे ही जब हम जिंक की बात करेंगे तो जिंक भी जिंक सल्फेट से था, वहां से किस में कन्वर्ट होगा, जिंक में, तो एन फैक्टर हो जाएगा 2। तो यहाँ से जो कॉपर है उसका मास कितना होता है 63.5 डिवाइड बाई 2, वो उसका इक्विवेलेंट वेट हो गया। सिल्वर का इक्विवेलेंट वेट क्या होगा, सिल्वर का मोलर मास डिवाइडेड बाय उसका एन फैक्टर, तो यहाँ से मास ऑफ कॉपर आ जाएगा। सिमिलरली हम जब जिंक का केस लेंगे तो हम जिंक का मास निकालेंगे, दैट विल आल्सो बी इक्वल टू 0.4 ग्राम। तो ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ, फैराडेज का फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ है, उसको कंबाइन करके बनाया गया। नेक्स्ट है हाउ मेनी कूलम ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज रिक्वायर्ड फॉर द ऑक्सीडेशन ऑफ 90 ग्राम ऑफ वाटर। तो वाटर का 90 ग्राम है, उसकी ऑक्सीडेशन के लिए कितनी कूलम इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत पड़ेगी। तो वाटर से सबसे पहले हम ऑक्सीडेशन करेंगे वाटर का, तो वाटर किस में कन्वर्ट हो जाएगा O2 के अंदर। पहले ऑक्सीजन बैलेंस करेंगे, 2 लगाया, अब यहाँ से कितने 4H हो गए, 4H प्लस 4 इलेक्ट्रॉन, तो एन फैक्टर कितना हो गया 4। जब वाटर हमारा 2 मोल था, 90 ग्राम मास की बात है ना, तो जब वाटर हमारा कितना था 2 गुना 18 दैट इज 36 ग्राम जब वाटर था, तो हमारी इलेक्ट्रिसिटी कितनी निकली है 4 फैराडे। एक होगा तो कितना होगा 4/36 और 90 ग्राम पे कितना होगा इतना 10 फैराडे आ जाएगा। क्लियर। सेम ऐसे KMnO4 का अगर करें Cr2O7 से Cr3 प्लस, पहला रिएक्शन एसिडिक मीडियम में बैलेंस करो, फिर हम क्या देखेंगे कि 1 मोल जब ये था तो कितनी इलेक्ट्रिसिटी निकल रही थी, रिक्वायर्ड थी 6 फैराडे, तो 0.2 में कितनी होगी 1.2 फैराडे। क्लियर। सेम ऐसे KMnO4 को जब यूज करेंगे, KMnO4 से हमने कन्वर्ट किया Mn2 पॉजिटिव में, एसिडिक मीडियम में। अब मोल की टर्म में देखो यहाँ पे जो क्वेश्चन दे रखा है उसमें क्या है 0.5 इंटू 500 ml, नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेते हैं, 0.5 पोलैरिटी इंटू वॉल्यूम, 500 ml है डिवाइडेड बाय 1000, तो यहाँ से कितना आ गया 0.25 मोल, जिसको हम क्या लिख रहे हैं 1/4। ठीक है, तो जब ये 1 मोल था तो इलेक्ट्रिसिटी कितनी बनी थी 5 फैराडे, 1/4 होगा तो 5/4, तो यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी का, इस तरीके के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट है बैटरी। बैटरी क्या होती है, बैटरी क्या होती है, डिवाइस होती है जिसके अंदर इलेक्ट्रिकल सेल हैं, वो कनेक्टेड होती है एक दूसरे से, और वो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती हैं। जैसे हमारे घर में जो सेल होता है, बैटरी के अंदर जो सेल यूज करते हैं, वो सेल में क्या होता है, कुछ केमिकल कंपोजिशन होती है, सेल के अंदर कोई रिएक्शन होती है, उस रिएक्शन से हम क्या करते हैं, मतलब केमिकल एनर्जी से हमने क्या करी है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी है उसको
उसमें कन्वर्ट किया है केमिकल एनर्जी से। तो बैटरी वो डिवाइस है जो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। और इसमें क्या होते हैं, 2 या 2 से ज्यादा जो सेल होती है वो आपस में कनेक्टेड होती है। जैसे हम गैल्वेनिक सेल का भी एग्जाम्पल पढ़ते हैं। बैटरी को ब्रॉडली 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया है, एक है प्राइमरी सेल, दूसरी है सेकेंडरी सेल। प्राइमरी बैटरी या सेकेंडरी बैटरी। प्राइमरी बैटरी वो होती है तो एक बार अगर डिस्चार्ज हो गई तो दोबारा हम उसको रिचार्ज नहीं कर सकते। सेकेंडरी बैटरीज क्या होती हैं, जो एक बार डिस्चार्ज होगी तो हम उनको दोबारा डिस्चार्ज कर सकते हैं। जैसे सेकेंडरी बैटरी होगी इन्वर्टर की बैटरी, इन्वर्टर की बैटरी को हम रिचार्ज कर लेते हैं, ठीक है। प्राइमरी बैटरी होगी जैसे ड्राई सेल हो गया या फिर मर्क्यूरी सेल हो गया, ठीक है। तो प्राइमरी सेल कभी भी एक बार डिस्चार्ज होगी तो रिचार्ज नहीं होगी, सेकेंडरी सेल है वो एक बार डिस्चार्ज होगी तो रिचार्ज हो सकती है। तो सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, ड्राई सेल। ड्राई सेल क्या होती है, ड्राई सेल में देखो एनोड होती है, एक कैथोड होती है, ठीक है। जो एनोड है वो किसकी बनी होती है, जिंक की बनी होती है। और जो कैथोड है वो किसकी बनी होती है, ग्रेफाइट की। देखो जैसे यहाँ बनाए हुए, इसमें ये वाला पोर्शन एनोड है और जो दूसरा ये है ये कैथोड है। तो ये किसकी बनी है, ग्रेफाइट क्या कार्बन की बनी है, जिसके चारों तरफ मैग्नीशियम ऑक्साइड का क्या है, पेस्ट है। मैग्नीशियम ऑक्साइड और कार्बन का क्या है, इलेक्ट्रोलाइट का पेस्ट है, ठीक है। और जो एनोड है वो जिंक की बनी होती है। तो इसकी जो रिएक्शन है वो क्या होगी, जिंक से जिंक 2 पॉजिटिव, एनोड की रिएक्शन। कैथोड की क्या रिएक्शन होगी, MnO2 है वो कन्वर्ट होगा किसमें, MnOOH और अमोनियम NH4 पॉजिटिव की प्रेजेंस के अंदर। तो ये बन गया। अब जो अमोनिया प्रोड्यूस हुई है इस रिएक्शन के अंदर वो क्या करेगी, जिंक 2 पॉजिटिव के साथ रिएक्ट करके और ये कॉम्प्लेक्स आयन की फॉर्मेशन करती है। ये जो पूरी सेल है इसकी जो रिएक्शन है, देखो जो भी सेल है उसमें कैथोड क्या है, एनोड क्या है, इलेक्ट्रोलाइट क्या है और उसके रिएक्शंस क्या है, ये इंपॉर्टेंट पोर्शन है। ज्यादातर जो ऑब्जेक्टिव है उसमें क्या यही पूछते हैं कि ड्राई सेल के अंदर कैथोड क्या होगी, जनरली पूछते हैं रिएक्शन की, इनमें से कौन सी रिएक्शन है जो ड्राई सेल की एनोड के ऊपर होती है। तो इसमें रिएक्शन है वो हमें लर्न होनी चाहिए, ठीक है। जो सेल पोटेंशियल है इसका 1.5 डिग्री है। जो ड्राई सेल इसका जो एडवांटेज है वो क्या है, इजी है यूज करने के लिए, ट्रांसपोर्टेशन में इधर उधर लेके जाने के लिए भी सही है, इजी है, स्मॉल है और लाइट वेट है। जैसे हमारी सेल की बैटरी होगी बहुत छोटी सी होती है, स्मॉल होती है, लाइट वेट होती है, हम इजीली उसको कैरी कर सकते हैं। नेक्स्ट है मर्क्यूरी सेल। मर्क्यूरी सेल कहाँ यूज होती है, मर्क्यूरी सेल की जो बैटरी वो कहाँ यूज होती है, हियरिंग एड्स, जिनको कान में सुनने में प्रॉब्लम होती है, जो कान की मशीन आती है उसमें हम मर्क्यूरी सेल यूज करते हैं। और जो वॉच होती है, रिस्ट वॉच होगी, उसमें भी हम मर्क्यूरी सेल यूज करते हैं। मर्क्यूरी सेल में क्या होता है, जो एनोड होती है वो बनी होती है जिंक अमलगम की, कैथोड है वो मर्क्यूरी और कार्बन की पेस्ट की बनी होती है, इलेक्ट्रोलाइट होता है KOH का और जिंक ऑक्साइड का। तो जो एनोड है वो किसकी बनी थी, जिंक अमलगम की। तो एनोड है उसको क्या हो जाएगा, जिंक अमलगम कन्वर्ट हो जाएगा जिंक ऑक्साइड में। ये बेसिक मीडियम के अंदर रिएक्शन होगी, OH नेगेटिव से बन गया वाटर, क्लियर। कैथोड है उसमें क्या होगा, मर्क्यूरी की बनी होती है, तो मर्क्यूरी किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, मर्क्यूरी ऑक्साइड किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, मर्क्यूरी के अंदर। तो ओवरऑल रिएक्शन अगर हम दोनों रिएक्शन को ऐड करें तो ओवरऑल रिएक्शन हो गई ये। इस फाइनल रिएक्शन के अंदर कहीं पे भी कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं आया, कोई भी आयन नहीं आया, सब कुछ क्या है, देखो सॉलिड जिंक सल्फेट, जिंक ऑक्साइड सॉलिड, HgO, जिंक Hg लिक्विड, सब कुछ क्या है, कोई भी आयन इन्वॉल्वमेंट नहीं है। तो इसीलिए क्या है कि इसकी कॉन्सेंट्रेशन है, ये जो है ओवरऑल रिएक्शन के अंदर कोई आयन नहीं है तो इसकी कॉन्सेंट्रेशन चेंज नहीं होती, कैन चेंज ड्यूरिंग इट्स लाइफ टाइम। तो इसका सेल कैन नॉट चेंज, कॉन्सेंट्रेशन चेंज नहीं होती, इसीलिए इसका जो पोटेंशियल है वो सेम रहता है। मतलब जब तक ये काम करेगी तब तक 1.35 की वोल्टेज ही देगी ये बैटरी। नेक्स्ट है लेड स्टोरेज बैटरी। ये हमारी इन्वर्टर की बैटरी होती है। जैसे इन्वर्टर की बैटरी होती है इसमें हम बार बार पानी डालते हैं ना, एसिड का जो पानी होता है और नॉर्मल पानी नहीं होता, वो 38% सोल्यूशन होता है H2SO4 का। हम बारिश का पानी भी यूज कर लेते हैं, तो बारिश के पानी में भी क्या होती है, एसिड होती है, तो वो भी एसिडिक वाटर है। तो एसिड क्या करती है, इसको रिचार्ज करती है। जब ये इसकी जो रिएक्शन है, जो इसकी बैटरी है वो डिस्चार्ज हो जाती है, तब हम इसमें H2SO4 ऐड कर देते हैं, जो पानी है वो ऐड कर देते हैं। वो क्या करता है, रिचार्ज करने में हेल्प करता है। इसके अंदर जो एनोड है वो किसकी बनी होती है, लेड की, और जिस कैथोड है वो किसकी बनी होती है, लेड पैक्ड विद PbO। ठीक है, तो ये हो गई एनोड और ये क्या है, Pb प्लस PbO2, दिस इज कैथोड। इलेक्ट्रोलाइट किसका है, 38% सोल्यूशन है H2SO4। एनोड पे क्या रिएक्शन होगी, देखो दोनों रिएक्शन में लेड सल्फेट बनता है। तो एनोड किसकी थी, Pb की, तो Pb से लेड सल्फेट बना लिया सल्फेट के साथ रिएक्शन करके। कैथोड में क्या था, PbO2 था, तो वो सल्फेट के साथ रिएक्शन करके लेड सल्फेट बना लिया।
ओवरऑल रिएक्शन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारी ओवरऑल रिएक्शन होगी। अब जब हम इसको रिचार्ज करते हैं तो रिचार्ज करते हैं तो क्या हो जाएगा कि ये जो रिएक्शन है वो रिवर्स हो जाएगी। जो कैथोड पे जो रिएक्शन थी, रिचार्ज करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो कैथोड एनोड के ऊपर क्या बना था, एक पे तो ये रिएक्शन हुई थी। अगर दोनों रिएक्शन को रिवर्स करें, मतलब एक पे रिएक्शन हुई थी पीबी से PbSO4 बना, दूसरे पे बनी थी PbO2 से PbSO4, ठीक है। तो जब रिचार्ज होगी तो PbSO4 से बनेगा दोनों चीजें, ये बनेगा +2 से 0 और ये बनेगा +2 से +4, ठीक है। तो हमें ये पता है रिएक्शन दोनों रिवर्स हो जाएंगी, बट किस पे कौन सी होगी, कैथोड पे हो जाएगा रिडक्शन क्योंकि +2 से 0 है, और एनोड पे हो जाएगा ऑक्सीडेशन। क्लियर। तो ये रिएक्शन हो जाएगी एनोड के ऊपर और ये रिएक्शन हो जाएगी कैथोड के ऊपर। तो ये रिएक्शन अगर लर्न है तो हमें कैसे पता चलेगा कि कैथोड पे क्या होगी, एनोड पे क्या होगी। तो क्या होगा, ये जो एनोड कैथोड की जो दोनों रिएक्शन थी, इनमें फाइनल प्रोडक्ट क्या बना था, लेड सल्फेट। तो जब रिवर्स हो जाएंगी, रिचार्ज करेंगे तो ये क्या हो जाएगी, रिवर्स हो जाएंगी रिएक्शन। तो मतलब लेड सल्फेट से एक में बन जाएगा लेड और लेड सल्फेट से एक में बन जाएगा PbO2। क्लियर। तो अब किस पे कौन सा बनेगा उसको समझने के लिए हम ऑक्सीडेशन स्टेट से याद कर सकते हैं। जिसमें रिडक्शन हो रहा है वो कैथोड पे हो जाएगी, इसमें ऑक्सीडेशन हो रहा है वो एनोड के ऊपर हो जाएगी। क्लियर। तो इस तरीके से हमारी रिएक्शन होगी। बुक्स में लिखा आता है कि जो एनोड पे रिएक्शन हो कैथोड पे हो जाएगी, ठीक है, लेकिन रिवर्स का या बहुत बार ऐसा कंफ्यूजिंग लैंग्वेज लिखी आती है तो समझ में नहीं आता, तो उसके लिए सिंप्लीफाई किया कि कैसे इसको याद रख सकते हैं। तो जो ओवरऑल रिएक्शन है वो हमारी ये होगी, जो हमारी ओवरऑल जो फाइनल रिएक्शन थी उसी की रिवर्स होगी ओवरऑल रिएक्शन। तो ये रिएक्शन, ये जो बैटरी है वो कहाँ यूज होती है, इन्वर्टर के अंदर या फिर ऑटोमोबाइल्स के अंदर। नेक्स्ट है निकल कैडमियम सेल। तो जो अभी लेड स्टोरेज बैटरी पड़ी है वो क्या थी, हमारी रिचार्ज करने वाली थी, सेकेंडरी बैटरी थी। सेम ऐसे निकल कैडमियम सेल भी क्या है, सेकेंडरी बैटरी सेल है, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है, एनोड है वो कैडमियम की होती है और कैथोड है वो निकल ऑक्साइड की होती है, और दोनों से ही कैडमियम का भी हाइड्रोक्साइड बनेगा, निकल का भी हाइड्रोक्साइड बनेगा, और दोनों को जब ऐड करेंगे तो ये हमारी ओवरऑल रिएक्शन होगी। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसमें लेड स्टोरेज बैटरी। ज्यादातर न्यूमेरिकल है वो लेड स्टोरेज से आए हुए हैं या फिर ड्राई सेल से है, ये तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये। उसके बाद है ड्राई सेल। नेक्स्ट एक फ्यूल सेल। फ्यूल सेल भी काफी इंपॉर्टेंट है। फ्यूल सेल में क्या होता है कि कोई भी हमारे पास फ्यूल है, जैसे कि इथेन, प्रोपेन, कोई भी हाइड्रोकार्बन है, उसको बर्न करके हमने क्या करना है, ये रिएक्शन, मतलब उसको बर्न करके हमारा मतलब उससे हम क्या करेंगे, फ्यूल से जो है वो हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेंगे। तो कैथोड पे हमने क्या किया है, O2 है, O2 का कैथोड पे क्या होगा, रिडक्शन, तो O2 से बन गया OH। एनोड पे क्या होगा, हाइड्रोजन से बन गया H2। क्लियर। जो ये कैथोड और एनोड हो गई, ठीक है। यहाँ से हमने हाइड्रोजन को इंसर्ट किया, यहाँ से हमने ऑक्सीजन को इंसर्ट किया। एनोड पे बनी हाइड्रोजन और कैथोड पे ऑक्सीजन का रिडक्शन हुआ, एनोड पे हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन हो गया। ओवरऑल जो हमारे पास रिएक्शन हो गई है, तो जो ओवरऑल रिएक्शन, इस रिएक्शन में हम क्या देख रहे हैं कि हमारा जो प्रोडक्ट बना है दैट इज वाटर, ठीक है। तो ये क्या है, इको फ्रेंडली है। वाटर तो हार्मफुल नहीं है, तो ये इको फ्रेंडली रिएक्शन है। तो जो फ्यूल सेल है उसकी जो मेन एडवांटेज है वो क्या है, वो इको फ्रेंडली होती है। एडवांटेज क्या है, एक तो हाई एफिशिएंसी, ठीक है। दूसरा, पावर जो प्रोवाइड करती है वो बहुत जल्दी डिग्रेड नहीं करती टाइम के साथ। तीसरा, नॉइज नहीं है इसके अंदर, बहुत कम नॉइज है। इन्वायरमेंट जो इको फ्रेंडली है, ये इंपॉर्टेंट है। और साइज रिड्यूस, फ्यूल सेल्स आर सिग्निफिकेंटली लाइटर होते हैं और मोर कॉम्पैक्ट होती है। अब जो डिसएडवांटेज है वो क्या है कि इसमें जो कैटलिस्ट यूज होता है, जैसे प्लेटिनम की जो हम इलेक्ट्रोड यूज करते हैं, तो वो बहुत हाई कॉस्ट की होती है, तो वो एक्सपेंसिव हो गई। एक इस पूरी रिएक्शन को जो है फ्यूल सेल की रिएक्शन को कैरी आउट करने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत चाहिए होती है टू सपोर्ट द डिस्ट्रीब्यूशन हाइड्रोजन, तो ये भी बहुत कम होते हैं। हाइड्रोजन है वो काफी एक्सपेंसिव है प्रोड्यूस करने के लिए और बहुत ज्यादा वाइडली यूज भी नहीं, अवेलेबल भी नहीं होती। तो ये क्या है, इसके कुछ डिसएडवांटेजेस। नेक्स्ट है कोरोजन। कोरोजन क्या होता है कि कोई भी मेटल है उसके ऊपर अनडिजायरेबल सब्सटेंस उसके साथ का रिएक्ट करके और उस मेटल को कुछ, एक मेटल है जिससे हमने रिएक्शन की, जिसने एटमॉस्फेयर के साथ में, एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन हो गई, वाटर हो गया, उसके साथ रिएक्शन की और उससे एक अनडिजायरेबल सब्सटेंस की कन्वर्जन कर दी, तो वो क्या हो गया, कोरोजन हो गया। फैक्टर्स क्या क्या है, कोरोजन को कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं। एक तो एयर, मेटल को हमने एयर से एक्सपोज किया, जैसे CO2 हो गया, SO2 हो गया, SO3 हो गया, O2 हो गया। मॉइस्चर, जैसे वाटर,
सॉल्ट वाटर इलेक्ट्रोलाइट के प्रेजेंस में, तो क्या करेंगे, कोरोजन को इंक्रीज करेंगे। इम्प्योरिटी अगर हमने बढ़ा दी, प्रेजेंस ऑफ इम्प्योरिटी होगी तो भी जो कोरोजन है वो क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। नेक्स्ट, अगर टेम्परेचर इंक्रीज किया तो भी कोरोजन क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। नेचर ऑफ द फर्स्ट लेयर ऑफ ऑक्साइड फॉर्म, सम ऑक्साइड्स लाइक Al2O3 है वो इनसॉल्युबल प्रोटेक्टिंग लेयर फॉर्म्स एंड इनसॉल्युबल प्रोटेक्टिंग लेयर दैट कैन प्रिवेंट फर्दर कोरोजन। ये कुछ ऑक्साइड है, जैसे एल्यूमिनियम का ऑक्साइड है, ये सबसे पहले एल्यूमिनियम पर कोटिंग लगी होती है एल्यूमिनियम ऑक्साइड की। अब अगर कोरोजन लगा तो सबसे पहले ये कोटिंग ही डिस्ट्रॉय होगी, ठीक है। तो जो आगे जो एल्यूमिनियम है उसके फर्दर कोरोजन को प्रिवेंट करती है, ठीक है। प्रेजेंस ऑफ एसिड, अगर एसिड होगी तो भी कोरोजन एनहेंस होगा। तो कोरोजन क्या क्या चीजें हैं जो कोरोजन को बढ़ाती हैं, टेम्परेचर बढ़ाएगा, इम्प्योरिटीज बढ़ाएंगी इलेक्ट्रोलाइट की फॉर्म में, ऑक्सीजन जो एयर है, जो गैसेस हैं वो इंक्रीज करेंगी, ऑक्सीजन हो गई वो इंक्रीज करेगी, इसके अलावा मॉइस्चर है वो इंक्रीज करेंगे, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो होगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये कुछ एक जो है फैक्टर्स है जो कोरोजन को बढ़ाते हैं। नेक्स्ट जो कोरोजन है उसको हम किस किस तरीके से हमने बाइफरकेट किया है। तो कोरोजन प्रोसेस को उनके किस तरीके के नेचर के ऊपर डिपेंड करते हुए, नेचर ऑफ कोरोजन के ऊपर अलग अलग तरीके से हमने कोरोजन को बाइफरकेट किया है। सबसे पहला है केमिकल कोरोजन जो जनरली होता है। तो रिएक्टिव गैसेस हैं वो मेटल्स, रिएक्टिव गैसेस कम इन कांटेक्ट विद मेटल एट हाई टेम्परेचर, केमिकल इंडस्ट्री में जो कोरोजन होता है वो हो गया कि जो रिएक्टिव गैसेस हैं वो मेटल के कांटेक्ट में आती है, वो कोरोजन करती है। या स्लो डिसोल्यूशन ऑफ मेटल टेक प्लेस व्हेन केप्ट इन कांटेक्ट विद नॉन कंडक्टिंग मीडिया कंटेनिंग ऑर्गेनिक एसिड्स। स्लो डिसोल्यूशन, मेटल है उसको धीरे धीरे मेटल थोड़ा थोड़ा डिसोल्व होता जाता है जब ऑर्गेनिक एसिड के कांटेक्ट में आता है, ठीक है। तो ये होगी केमिकल कोरोजन। दूसरा है बायोकेमिकल कोरोजन या बायो कोरोजन। ये कब होता है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के प्रेजेंस में होता है। Soils of definite composition, stagnant water and certain organic products greatly favor the biocorrosion। वो सॉइल जिसके अंदर मतलब डेफिनेट कंपोजिशन हो गए या फिर जो ठहरा हुआ पानी हो गया या ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है वो क्या करते हैं, बायोकोरोजन को बढ़ाते हैं। इलेक्ट्रोकेमिकल कोरोजन, ये मॉइस्चर सॉइल या सॉल्यूशन की प्रेजेंस में होता है इलेक्ट्रोकेमिकल कोरोजन। तो अभी जो हम जनरली जो कोरोजन पढ़ेंगे वो क्या है, ये कोरोजन है आयरन का पढ़ेंगे, ठीक है। रस्टिंग पढ़ेंगे एक तरीके से, कोरोजन ऑफ आयरन हम क्या बोलते हैं, रस्टिंग ऑफ आयरन बोलते हैं इसको, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, देखो आयरन क्या होती है, ये आयरन का पीस है, ये जब O2 और मॉइस्चर के प्रेजेंस में आता है तो सबसे पहले आयरन क्या होता है, O2 के साथ, देखो आयरन 2+ फॉर्म में आयरन था, आयरन ने 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए, आयरन कन्वर्ट हो गया Fe2+ में, Fe2+ अब ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करके यहाँ से बना लिया इसने ये कप, ठीक है। सेम ऐसे ही जो H+ था, देखो ये जो रिएक्शन थी ये रिएक्शन किस पे हो गई, एनोड पे हो गई, आयरन से Fe2+ बनना। कैथोड पे रिएक्शन क्या होगी कि जो O2 थी, O2 है वो कन्वर्ट हो गई वाटर के अंदर, ये हो गई कैथोड के ऊपर रिएक्शन। जो एटमॉस्फेरिक O2 है इन प्रेजेंस ऑफ एसिडिक मीडियम, ये कन्वर्ट हो गई किसमें, वाटर के अंदर। इन दोनों को ऐड करेंगे हमारे पास ओवरऑल रिएक्शन। अब जो Fe2+ बना था वो ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करके Fe2O3 बनाएगा, ये कंपाउंड है Fe2O3। और ये जो Fe2O3 है ये वाटर के साथ कंबाइन करके रस्ट बनाता है। तो रस्ट क्या होता है, Fe2O3.XH2। क्लियर, तो ये रिएक्शन होगी कोरोजन की। नेक्स्ट है कोरोजन को किस तरह से प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले है सरफेस कोटिंग। सरफेस को कैसे कोट कर सकते हैं, या तो ऑयल लगा लो, ग्रीस लगा लो, पेंट लगा लो, ताकि सरफेस के डायरेक्ट कांटेक्ट के अंदर जो एयर हो गई, मॉइस्चर हो, वो डायरेक्ट कांटेक्ट में ना आए मेटल के। क्लियर। या फिर उसके ऊपर हम किसी लेयर को करा दिया, जैसे कि हमने अगर आयरन के ऊपर जिंक की लेयर को चढ़ा देते हैं तो वो क्या होगी, गैल्वेनाइजेशन। अब अगर पहले रस्टिंग होगी तो पहले किसकी होगी, जिंक की होगी, तो जो हमारा मेटल है वो क्या हो जाएगा, बच जाएगा, प्रिवेंट हो जाएगा, ठीक है। या फिर किसी और मेटल की, जैसे सरफेस कैन बी प्रोटेक्टेड बाय डिपोजिटिंग थिन लेयर ऑफ जिंक, निकल, क्रोमियम। जिंक की अगर कोटिंग करते हैं तो उस स्पेशल प्रोसेस को हम गैल्वेनाइजेशन बोलेंगे। किसी और मेटल की कोटिंग करेंगे तो उसको हम सिंपल कोटिंग बोलेंगे, कोटिंग ऑफ अनदर मेटल ऑन द मेटल on which corrosion has to be protected। ठीक है। नेक्स्ट है बाय कनेक्टिंग मेटल टू ए मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल। कोई ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल के साथ में मेटल को कनेक्ट कर दो तो क्या होगा कि जो गिवन मेटल है वो कोरोजन नहीं होगा। जैसे आयरन को प्रोटेक्ट करने के लिए उसको हम जिंक या मैग्नीशियम के साथ कनेक्ट कर देते हैं, तो इसमें क्या होता है, जिंक और मैग्नीशियम का कोरोजन हो जाता है, आयरन का नहीं होता। इसको हम कैथोडिक प्रोटेक्शन बोलते हैं। बाय फॉर्मिंग इनसॉल्युबल फॉस्फेट और क्रोमेट कोटिंग,
मेटल की जो सरफेस है उसको हम फॉस्फोरिक एसिड से ट्रीट करते हैं ताकि इनसॉल्युबल फॉस्फेट बन जाए और या फिर क्रोमेट बन जाए, जो मेटल की जो कोरोजन है उसको प्रिवेंट करता है। या फिर एंटी रस्ट सॉल्यूशन, एंटी रस्ट मेटल को किसी एंटी रस्ट सॉल्यूशन के अंदर डाल देते हैं, जो एक तरीके से क्या है, क्रोमेट और ये फॉस्फेट का जो सॉल्यूशन है वो जनरली क्या है, एंटी रस्ट सॉल्यूशन है जो रस्टिंग नहीं होने देते। उसमें डिप करेंगे, उनके ऊपर कोटिंग हो जाएगी क्रोमेट और सल्फेट की, क्रोमेट और फॉस्फेट की, तो क्या हो जाए, जो मेटल है उसका रस्टिंग नहीं होगा।